हेलो हेलो, क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? यस 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 यस, मेरे अड्डा बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, लव यू बेटा, लव यू लव यू। यस, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से। ये हुई ना बात। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम राजवंत सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य जेई में, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 1। आज शुरुआत होने वाला है प्रचंड रूप का 12वीं का, ठीक है। और लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे और बहुत बिन्नू बिन्नू छोटी मोटी चीजों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यस, एक बच्चा पूछ रहा है क्या ये लाइव है? बेटा जहां तू कमेंट कर रहा है व्हाट्सएप पे थोड़ा ना कर रहा है, चैट में कर रहा है। चैट में तो लाइव ही होगा ना यार। हाँ, यस 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 यस, बहुत सारे अंटपंटस इकट्ठा हो चुके हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। बहुत सही, आज चैट सही चल रही है। सारे बच्चे जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर आपको एक स्मार्ट से सर दिखाई दे रहे हैं, जो थोड़े बहुत पतले हो चुके हैं पिछली बार से और थोड़े काले भी हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, चलता रहता है। जल्दी से थम्स अप करके बताइए कि क्या आपको मेरी आवाज और मैं अच्छे से दिखाई दे रहा हूं। फिर हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। बताओ भाई, ले ले दांत मार दवा टाटा फिस। हेलो हेलो, अरे हेलो, कोई है उस साइड? हमको तो दिख ही नहीं रहा, ज्यादा बच्चे आ गए क्या? हेलो, ए ए ला मर्दवा, हेलो, अरे कोई है कि? रिफ्रेश करो तो चल रहा। सही तो चल रहा। एन इक्वल टू 2 मोल्स आ गए। अच्छा, मेरे को ये बताइए सर, आज क्लास जल्दी कैसे? बेटा कुछ टेक का वो चल रहा है, ठीक है, उसमें देखा जा रहा है कि इशू एक्चुअली में क्लास कोलैप्स, मतलब एक साथ होने की वजह से हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो अलग अलग करके एक बार क्लास को करा जा रहा है। थोड़ा सा पहले है, कोई इतना भी ज्यादा पहले नहीं है, ठीक है। मेरे को सारे बच्चे ये बताइए, कितने सारे बच्चे पिछले अंटर पंटर्स हैं? 11वीं से यहां पर आए हुए हमारे पुराने अंटर पंटर्स हैं, जल्दी से मेरे को एक बार बताइए। हम उसमें भी देख सकते हैं क्या? ओह, हाँ, भूपेंद्र महावर ने डोला दिखा दिया हमें, ठीक है। हेलो हेलो, हमको कैसे पता चलेगा जी? पता लगा हम पढ़ा दें और फिर बोला टाटा फिस। हाँ हाँ, बेसिक मैथमेटिक्स वन मॉड मॉड 131। हाँ, पुराने बच्चे हैं बेटा, मोटे नहीं। अभी देखना 6 महीने बाद क्या होगा, ठीक है, अभी पता लगेगा तुम्हें, ठीक है। कई सारे बच्चे अर्जुना जेई के ही है, बहुत सही। आवाज तो जा ही रही है, ठीक है, थोड़ा चटियाने में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन क्या कर रहे हैं जी, लेकिन आवाज तो आप सभी के पास आ रही है, ठीक है। तो बेटा आज जो हम लोगों को स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि आपको सबसे पहले जो बेसिक ज्ञान है कैसे 12वीं स्टार्ट करनी है वो तो अफरात मिल चुकी है। आप सारे इन सब चीजों में अफरात वीडियोस भी देख चुके हो, अफरात नोट्स बना चुके हो कि कैसे 12वीं को सक्सेसफुल बनाया जाता है। उनके नोट्स आपके इतने मोटे हो चुके हैं कि अब आपको उनको भी शायद वो भी आप भूल चुके हैं कि कैसे 12वीं पढ़नी है। तो बेसिक सा फंडा अगर मैं आप सभी लोगों को बताऊं, ठीक है, हाँ, चला चला चैट चला भाई, ये हुई ना बात, ये अरे बार दवा देखा तो, हाँ बहुत सही, यस, चैट चल गई। हाँ, तो मैं आप सभी को कह रहा था बेटा,
कि आपको केमिस्ट्री में भी बताया गया कैसे पढ़ना है, मैथ्स में भी बताया कैसे पढ़ना है, वही सेम तरीका हम कॉपी पेस्ट यहां पर भी लगा देंगे, ठीक है। वैसे ही फिजिक्स में भी पढ़ना है, ठीक है। इसमें कोई बहुत सही, ठीक है। कई सारे बच्चे नए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत से लव यू बेटा, लव यू लव यू। तो मैं आप सभी लोगों से एक आग्रह करूंगा बेटा कि आप सभी लोगों, मेरे को 100% ये श्योर है कि 11वीं में कुछ ना कुछ तो खराब किया होगा। परफेक्ट 100% एफिशिएंसी कभी नहीं होता जी, ठीक है। इस साल भी नहीं होगा, लेकिन कोशिश तो इंसान रूप में हम ये कर सकते हैं कि 100% एफिशिएंसी को पहुंचे, राइट। तो इस बार आप अपनी गलतियों को पहचानिए कि आपने 11वीं में कितना आलस दिखाया, कितना ईगो दिखाया। ये तो हमको आता है, वहां पे नेगेटिव खा रहा है, ठीक है। ई तो हमको नहीं आता, हम नहीं पढ़ेंगे, बड़ा गंदा टॉपिक है, उसी के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। होमवर्क कौन करता है? होमवर्क तो अच्छे बच्चे करते हैं, और हमारी शक्ल देखो, हम तो अच्छे हैं नहीं। तो आप होमवर्क नहीं करें, डीपीपीज नहीं लगाए टेस्ट में, तो भैया सर हमारी तैयारी अच्छी नहीं थी। जिस दिन हम तैयार होंगे उस दिन लड़ने जाएंगे, उस दिन टेस्ट ही नहीं था, ठीक है। तो टेस्ट के दिन बोर हो रहे हैं, टेस्ट नहीं दिए तो अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे मर्दवा, ठीक है। चलो, तो बेसिक सा फंडा यार, देखो अगर आपको अपना जेई का रैंक निकालना है तो उसके लिए देखो यार, हम लोगों ने अपने टाइम पे कैसे निकाला था मैं वही बताऊंगा। और एज अ स्टूडेंट, ठीक है, नो डाउट मैं एज अ टीचर भी हूं, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपके साथ रहूंगा, वो सारी चीजें आप सभी लोगों को बताऊंगा, ठीक है, कि कहां कहां पर आपको दिक्कतें आएंगी, कहां कहां पर आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए। और जो लोग मेरे से पढ़े हैं उनको पता है मेरा हमेशा फाइट मारने का एटीट्यूड होता है। हरियाणा से हम बिलोंग करते हैं, कोई आंख भी दिखा दे तो फाइट मारने का एटीट्यूड वहां से सीखा और पढ़ाई पे लगा दिया। तो अब मैं आपको लड़ाई करने का एक तरीका सिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स आने में भी आपको फाइट मारते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और 12वीं कंपैरेटिवली 11वीं से आसान, पहली चीज आपके दिमाग में यह होनी चाहिए, ठीक है। बोलो भाई, हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ, 12वीं फिजिक्स की अगर बोला जाए तो कंपैरेटिवली 11वीं से आसान है, ठीक है। तो अब ये नहीं अच्छा आसान है कल करेंगे, हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन हटा देना, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास जो बेसिक चीजें फिजिक्स में यूज होंगी, कई बच्चों का इंटीग्रेशन में दिक्कत होगा, कई बच्चों का डिफरेंशिएशन में, मैक्सिमा मिनिमा में, वेक्टर्स में, ठीक है। ये बेसिक जो चीजें हैं उसके लिए पहले तो मैं देखूंगा कितना आप खुद से कर पा रहे हैं। अगर मेरे को लगता है कि हाँ यार यहाँ पे भी एक सपोर्ट एंड चाहिए, तो मैं उसको अलग से एक रिकॉर्ड करके आपको बेसिक इंटीग्रेशन में कैसे एलिमेंट लूंगा, कैसे डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो सेपरेट आउट आपको करके दे दूंगा। बहुत सही, यस। और आपका एक बहुत अच्छा दोस्त आपके साथ में बैठा है, ठीक है, बहुत अच्छा दोस्त, जरा साइड में देख के बताना वो क्या है। वो दोस्त वैसा है जो आपका पूरा सिलेबस चौपट करता है। बैकलॉग, बहुत सही, बहुत सही। अरे मार के भगाओ बैकलॉग को। बैकलॉग क्रिएट मत होने देना भाई, बैकलॉग। भाई देखो पता क्या है, जेई की तैयारी, ऑन सीरियस नोट, जेई की तैयारी में ना आपके कई दिन बहुत अच्छे भी जाएंगे, बहुत अच्छे। उस दिन आपको ऐसा मोटिवेशन होगा, भाई आज तो ये एचसी वर्मा चबा चबा के खत्म कर दूंगा, मैं कुतर जाऊंगा एचसी वर्मा को। और आज तो कोई भी नोट्स नहीं, एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा तुमसे, लेकिन ऐसा घमंड आ जाएगा कि आज तो भाई जेई फोड़ दिया तेरे भाई ने, एक ही क्वेश्चन से, भले वो मैथ्स का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, एक क्वेश्चन देख ली, बहुत मोटिवेटेड फील करोगे। उस दिन लगेगा भाई आज तो तुम्हारा भाई 24 गया, अगले दिन के भी 24 घंटा, हाँ बैकलॉग, अगले दिन के भी 24 घंटा पड़ेगा। ऐसा मत करना, ठीक है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब आपकी तबियत खराब होगी, घर पे फंक्शंस होंगे, स्कूल का अगले दिन एग्जाम होगा, यहां पे क्लास चल रही होगी, एक्स्ट्रा क्लास भी हो सकता है लग रही होगी, उस समय आपको मोटिवेशन बिल्कुल नहीं होगा कि यार क्या करा जाए। उस समय आपको छोड़ना नहीं। बात वही है जो कंसिस्टेंटली पेशेंस के साथ खेलेगा इस गेम को। मैं ये नहीं कह रहा बहुत तेज हो तो रैंक आएगा या बहुत खराब हो तो रैंक चला जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है। जो कंसिस्टेंटली स्टार्टिंग से पेशेंटली काम करना स्टार्ट करेगा और चुपचाप पढ़ता रहेगा, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि यार ये फलाना क्या कर रहा है, ये फलाना कौन सी रंग लाल पीली नीली किताब लगा रहा है, मैं भी लगा लूं ना। जो हम बता रहे हैं उसको बेसिक पहले उतना अगर आप कर लो बेटा, वो भी बहुत अफरात होगा। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जो बताया जा रहा है उतना अगर आप बेसिक कर लो, वो भी बहुत अफरात होगा और आपकी रैंक वहीं से निकल के आ जाएगी, बहुत पेशेंस के साथ। पता है, हाँ 11th वेस्ट है, अच्छा तो डस्टबिन से उठाइए, रखिए साइड में बेटा। 11th इतनी ज्यादा यूज नहीं होगी। मैंने
जो पुराने एंटरप्रेन्योर्स हैं मेरे, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था 11वीं के जो नहीं थे उनको भी मैं दोबारा बता देता हूं। 11वीं के कोई बहुत बड़े कंसेप्ट यहां पे यूज नहीं होते। थॉट प्रोसेस आपका 11वीं बना देता है, नो डाउट, वो मैं आपका यहां पे भी बनवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, इतना एक्सपीरियंस है। लेकिन 11वीं की जो बेसिक चीजें चाहिए वो एक बेसिक है, वेक्टर एडिशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा, मिनिमा, जो हम लोग यूज कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट लेना, बस, इससे ज्यादा आपको यूज नहीं होगा। और अगर आपको वो नहीं आता है तो वो मैं बता दूंगा, यार काहे का लोड ले रहे हो जी, इतना चौड़ा बैक बनाया है तो चढ़िए ना हमारे बैक पे, हम लेके चलेंगे आपको आगे। हाँ, 11th का वेस्ट का कोई टेंशन मत लो, 11th सबकी बर्बाद होती है, जिनकी नहीं है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि कई बच्चे आपसे पीछे हो गए। अब 11वीं जो पीछे हो गए कह रहा है ये तो निकल गया आगे, नहीं बेटा अभी भी मौका है, क्योंकि 11वीं के हम लोग रिवीजन करेंगे, 11वीं के टॉपिक्स जहां जहां पर आएंगे वहां वहां पर मैं पढ़ाता चलूंगा। बहुत सही। और ग्रेविटेशन जिनको याद है, अच्छी बात है, आप बहुत जल्दी पकड़ लेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। अब जो पुराने बच्चे हैं, कुछ नए बच्चे कहेंगे सर आप पिछले का रेफरेंस क्यों ले रहे हो, बेटा देखो पढ़ाने का तरीका ही यही है, मैं ग्रेविटेशन में बताऊंगा कि ये चीज पढ़ाई गई थी, उसका पर्पस ये था कि 12वीं की नींव आपकी बहुत तगड़ी बने। तो जो 11वीं के एंटरप्रेन्योर हैं उनको तो अच्छा लगेगा, ठीक है, बहुत सही, ये हुई ना बात, ठीक है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, बहुत अच्छे दिन पर भी उतना ही पढ़ना है जितना खराब दिन पर पढ़ना है। ये नहीं कि स्टार्टिंग के जोश में आप 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, जब सिलेबस बीच में आएगा तो आप गिव अप करने की टेंडेंसी, ये मत करना। आप आज भले ही कम पढ़ो, आज भले ही कम पढ़ो, लेकिन उतना पढ़ो जो आप कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म पे सस्टेन कर जाओ, वो आपकी रैंक निकाल देगा, वो आपकी रैंक निकाल देगा। स्टार्टिंग का जो सब में है, देखो ना कितना लिख रहे हैं, अभी कुछ दिनों के बाद कुछ वजह हम रिकॉर्डेड देखेंगे, कुछ दिनों के बाद हम रिकॉर्डेड भी नहीं देखेंगे, ऐसे हो जाएंगे वो अपने आप। बेटा आपकी रैंक आपसे कोई नहीं छीनेगा, आप खुद जाने दोगे। जो बच्चा अपने आप छोड़ देगा, स्ट्रीमलाइन से हट जाएगा, वो जाने देगा। और जो बच्चे खुद से स्ट्रेटेजी बनाते हैं, 4 दिन बाद ये टीचर लगता है कि अच्छा नहीं, हम बनाते हैं स्ट्रेटेजी, 5 घंटा फिजिक्स पढ़ेंगे, 5 घंटा केमिस्ट्री पढ़ेंगे और 10 घंटा हम मैथ्स करेंगे, हमारा वीक है, 4 घंटा सोएंगे, 4 दिन सोए उसके बाद सोते रहेंगे, मर गए, ठीक है। तो अपना प्लान नहीं, जो हम प्लान बता रहे हैं बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको यहां पे पढ़ना है, ठीक है। अब हाँ भैया मर जाओगे, ज्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है, कम पढ़ो लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ो। हाँ मैराथन है अभी, आखिरी में हमें आखिरी का स्प्रिंट लगाएंगे तो उसकी स्ट्रेटेजी अलग होगी, ठीक है। बोलो भाई यस 1.1 बॉक्स आई, ये हुई ना बात, आइए। हाँ एडिक्शन हो रहा है एक बच्चे को, बेटा एडिक्शन पेडिक्शन छोड़ दो बेटा, नहीं तो पापा को भी एडिक्शन होएगा तुम्हारे मारने का। रोज आके सुबह जैसी तुम्हारी आंख खुलेगी 4 घंटा आप मारेंगे, और ऑफिस से आके 4 घंटा, उनको भी एडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। और स्टार्ट तो मजबूरी में करेंगे, आखिरी में मजा आएगा तुम्हारे पापा को। तुम भले ही पढ़ रहे होगे, मार्क्स आ रहे, लेकिन अब आदत बन गई है, तो तुम्हारा एडिक्शन और पापा का एडिक्शन हो जाएगा, और वो रोज आके थपड़ी आएंगे तुम्हें, तो इसलिए पढ़ लीजिए। अब मैं देख रहा था कि उसमें सचिन सर की क्लास हुई थी, उसमें बच्चा कहता कि सर आप बड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, तेज पढ़ाइए। बेटा जिस दिन सचिन सर तेज पढ़ाएंगे ना, उस दिन कहा अरे मर्दबा थोड़ा धीरे पढ़ाओ ना। तो टीचर को पता है कि कब कैसे पढ़ाना है, ठीक है। आइए ड्यूरिंग द क्लास जब मैं पढ़ा रहा हूंगा, ठीक है, ड्यूरिंग द क्लास आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं और फॉर्मूलाज लिखने हैं। आपका मेजर काम छपोड़ा नहीं बनना है, ठीक है। हाँ घर पे खा खा के ओड़ा वाला है आपका, लेकिन यहां पे आपको छपोड़ा नहीं बनना है। छपोड़ा मींस ये नहीं छाप रहे हैं नोट्स, फूल पत्ती बना रहे हैं, बेचेंगे बाद में, ना ना ना। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं जो मैं बताऊंगा, फॉर्मुलेज लिखने हैं। पता क्या है, बच्चे फॉर्मूला रट लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस फॉर्मूले में, जैसे मान लो Gm1m2/r², ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला रटा हुआ है। अब ये नहीं पता ये है क्या, ये नहीं पता ये है क्या। ये m की जगह मोलर मास रख रहा है एक बच्चा, n = 2, ठीक है। r ये नहीं पता ये r है क्या, r रेडियस रख रहा है। अब क्वेश्चन में रेडियस दे नहीं रखा तो मुंह ताक रहा है। बेटा आपको फॉर्मूले में कौन सी चीज कैसे निकालनी है वो पता होनी चाहिए, और वो आपको क्लास में अंडरस्टैंड करनी है कंसेप्ट्स के थ्रू, ठीक है। आफ्टर क्लास ये अब आपका काम है, ये हमारा काम है, ठीक है। आफ्टर क्लास कंप्लीट योर नोट्स।
जब आप एक चीज समझ लेते हैं तो नोट्स कंप्लीट करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। पीडीएफ डाउनलोड करें, क्या थी बेसिक चीजें पढ़ानी पड़ रही हैं, पीडीएफ डाउनलोड करें। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपने लिखने हैं वो लिखेंगे और डीपीपी और होमवर्क आप यहां पर करेंगे, ठीक है। हाँ, डीपीपी एंड होमवर्क करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस इसके बाद स्टार्ट होने वाला है। और एक नोट है 100 रुपए का, ठीक है, और ये बाद में लाखों का बन जाएगा। रफ्तार मीन्स स्पीड, वह विषय मीन्स कंटेंट, पर ज्ञान दे नहीं ले, अंटर पंटर, समझे। ज्ञान हमको दीजिएगा नहीं, ले लीजिए, जितना लेना है ले लीजिए, ठीक है। हमें एक पंडित जी बोले कि माता का ऋण, पिता का ऋण और शिक्षक टीचर का ऋण, गुरु का ऋण कभी उतारा नहीं जाता, उतार ही नहीं सकते। तो हम आपको ज्ञान देने के लिए आए हैं, चुपचाप उसको लीजिए, अप्लाई करिए, प्रॉब्लम्स आएंगी, क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नहीं होंगे, फाइट मारिए, सीखते रहिए और आगे बढ़िए। सिंपल सा रूल है यार आईआईटी जेईई पहुंचने का। तो मेरे अड्डा पंडस क्या स्टार्ट किया जाए, हाँ या ना, बोलो भाई। एसी कम करा जाए, नहीं तो एक बच्चा बोलता है गूजबम निकल रहा है, तो वैसे हमारा गूजबम निकलेगा जी, ठीक है। हाँ, बहुत तेज गूजबम आ रहा है। हाँ, ठीक है, यस। तो आज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरियस नोट पे, ठीक है। यस, हंसी मजाक हो गया थोड़ा बहुत और इंट्रो भी हो गया, ठीक है। हाँ, बहुत सही, यस। आइए, तो बेटा जो हमारे पास जो पहला पार्ट है, इसको हम लोग बाद में इलेक्ट्रोस्टैट्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। और चार्ज जैसे मैंने आपको 11वीं में बताया था, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। कलम 2 मिनट के लिए नीचे रखिए और सुनिए, पहले भूमिका बनाई जाए, है ना। भूमिका लड़की नहीं है। हाँ, लड़की नहीं। हाँ, स्टार्ट। तो 11वीं के सेशन को जरा एक बार याद करा जाए कि कैसे 11वीं पढ़ाई गई। ऐसा नहीं है कि फर्जी कोई भी चैप्टर ऐसे ऐसे लगा दिया आपका सिलेबस। हाँ, हमको सिलेबस टफ करना है बच्चे का, और 11वीं 10वीं में बहुत मार्क्स लाया, 11वीं में फेल कराना है, इसलिए पिटवाना है, इसलिए सिलेबस टफ करना। ऐसा सोच नहीं था एजुकेशन सिस्टम का। एजुकेशन सिस्टम ने सोचा कि सबसे पहले बच्चे को यूनिट्स एंड डायमेंशन सिखाई जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर बच्चे को यह पता लगेगा कि फिजिकल क्वांटिटीज, अगर आप करंट है उसको लेंथ में नहीं जोड़ सकते, लेंथ है तो एरिया में नहीं जोड़ सकते, एरिया है तो टेम्परेचर में नहीं जोड़ सकते। आपको बेसिक चीजें सिखाई गई कि हाँ कैसी क्वांटिटीज है। फिर आपको स्टार्ट कराया गया मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। फिर काइनेमेटिक्स जिसको आपने बोला, तो उसमें आपको बेसिक चीजें बताई गई। अगर कोई पार्टिकल का साइज भी, पॉइंट साइज पार्टिकल्स लिए गए, ग्रेविटी का इफेक्ट आपको पता है, हाइट और डेप्थ के साथ ग्रेविटी चेंज होती है, उसको बोला हटा दो। एयर रेजिस्टेंस उन्होंने बोला हटा दो। बेसिक फॉर्म में किस तरीके से कोई पार्टिकल चलता है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये बेसिक चीजें आपको सिखाई गई। काइनेमेटिक्स 2D में चल के आपको यह बताया गया कि कभी भी पार्टिकल हमेशा 1 डायमेंशन नहीं चलता, 2 डायमेंशन भी चल सकता है, जैसे प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर मोशन आपको सिखाया गया। फिर आपको लॉज ऑफ मोशन में लाया गया, जहां पर पॉइंट साइज पार्टिकल हम कंसीडर नहीं करते। आपने देखा होगा डब्बे बनने स्टार्ट हो गए, इंसानी रूप, बंदर लटक रहा है पूंछ से, एक बॉडी का स्ट्रक्चर आना स्टार्ट हो गया। तो लॉज ऑफ मोशन में अभी भी हम लोगों ने ग्रेविटी वेरिएशन नहीं माना, एयर रेजिस्टेंस नहीं माना, लेकिन पॉइंट साइज को एक फाइनाइट साइज के ऑब्जेक्ट के जैसे कंसीडर करना स्टार्ट किया। हमने फोर्सेस देखे कि बॉडी पे कैसे कैसे फोर्सेस लगते हैं, उसकी वजह से या तो रुका रह सकता है और या फिर वो चल सकता है। तो हम लोगों ने सर्कुलर मोशन तक वहां पर देखा। जब फोर्स लग रहा था तो कुछ काम भी हो रहा था, उसकी स्पीड चेंज हो रही थी, तो वर्क पार एनर्जी आया। फिर उस वर्क पार एनर्जी के साथ आपने कोलिजन्स भी पढ़ा। फिर उसके बाद आपको रोटेशनल डायनेमिक्स सिखाई गई कि वो फोर्स एक बॉडी को घुमा भी सकता है। तो हम लोगों ने अपना पूरा मैकेनिक्स पढ़ा। फिर उसके बाद जो सेकंड पैरामीटर हम लोगों ने कांस्टेंट माना था कि ग्रेविटी हाइट के साथ वेरी नहीं करेगी, फिर आपको यह सिखाया गया कि एक्चुअली में अर्थ पे जहां पर हम लोग रहते हैं, हाइट के साथ ग्रेविटी वेरी करती है, या डेप्थ के साथ ग्रेविटी वेरी करती है। कोई भी चीज आप ऊपर फेंकोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप उसको कांस्टेंट नहीं ले सकते। उस ग्रेविटेशन में यह सिखाया गया। फिर उसके अगर आप आगे जाओगे तो बताया गया कि कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होती। रोटेशन तक आपने रिजिड बॉडी डायनेमिक्स नाम सुना होगा। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स मतलब कोई भी बॉडी पे आप कितना भी फोर्स लगा दो, उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। जैसे हमारा ये डोला, जितना फोर्स लगा ले डोला डोला ही रहे, हाँ, पुचू पुचू नहीं, ठीक है। फिर आपको यह समझाया गया कि बॉडीज हमारे पास फिक्स स्ट्रक्चर्स की नहीं हो सकती, वो डिफॉर्म होती है। तो आपको इलास्टिसिटी के बारे में बताया गया।
फिर सॉलिड्स आपने पढ़ लिया, परफेक्ट सॉलिड पढ़ लिया, उसके अंदर डिफॉर्मिटीज या कहो कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ ली। फिर आपको फ्लूइड्स पे लेके गए, लिक्विड्स के बारे में बताया कि लिक्विड्स जब फ्लो करते हैं तो कैसे फ्लो करते हैं। और फ्लूइड्स में एक और पार्ट आता था गैसेस, जिसके लिए आपको पूरा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया गया है ना। फिर आखिरी में आपका एसएचएम यानी एक वेव्स का पार्ट था। ये था पूरा एक स्ट्रक्चर 11वीं का, जो आपका एक थॉट प्रोसेस बनाता है कि कैसे कैसे चीजें आपस में लिंक्ड है। बस लेकिन आपको क्या लगता है, अरे भैया लॉ ऑफ मोशन बड़ा टफ है, वर्क पावर बड़ा टफ है, लेकिन दीज आर कनेक्टेड। मैं मानता हूं कि आपकी 11वीं में कई सारी चीजें आपने कंप्लीट नहीं पढ़ी होंगी, आप भूल गए होंगे, लेकिन इसका मैं विश्वास दिलाता हूं आपको ये लोड नहीं लेना है कि नहीं आता है तो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं। 11वीं कहीं ना कहीं 9वीं से कनेक्टेड थी, आपने 11वीं फिर भी पढ़ ली। अब आपकी 12वीं 10वीं से कनेक्टेड है, थोड़ा बहुत रिकॉल करेंगे, थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे तो अपने आप चीजें आएंगी। अब आती है बात 12वीं की। तो 12वीं में एक नया स्पेक्ट्रम स्टार्ट किया गया विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। लिखने की जरूरत नहीं है, सुनिए पहले। चार्जेस, जैसे अभी तक हम लोग मास को डील कर रहे थे, मास अगर एक पेन है और मान लीजिए हमारे पास यहां पे एक चूहा है, ठीक है, एक पेन है और एक हमारे पास यहां पे चूहा है। ये पेन इस चूहे को अट्रैक्ट करेगा, ये नहीं कि ये चूहिया है, ना 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 ना, ठीक है, हो भी सकता हो चूहे का चूहे पे दिल आए, लेकिन फिर भी ये चूहा और ये पेन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इनके पास एक मास था। तो आपको ग्रेविटेशन में ये चीज सिखाई गई कि मास जब होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपने पढ़ा है न्यूटन्स लॉस, है ना। तो G m1m2/r²। अब हम लोग मास के साथ एसोसिएटेड चार्ज के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले हम रोक के रखेंगे चार्ज रुका हुआ है तो कितना फोर्स चलेगा। अब आपने 10वीं में, ध्यान से सुनना, 10वीं में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था। क्या आपको याद आ रहा है मेरा डपंटा? जल्दी से बताइए, हाँ जल्दी से बताइए कि जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते थे तो आप कहते थे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, हाँ या ना यार, हाँ या ना बोलो, हाँ बोलिए। क्या आपने 10वीं क्लास में याद किया था कि एक कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो करंट बनता है? याद आ रहा है? याद आ रहा है? हाँ। पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्जेस अगर रुके हुए हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। फिर आपके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आएगा, इसी चार्ज को जब हम चलाएंगे तो करंट बनेगा। और करंट के साथ आपने मैग्नेटिक फील्ड 10वीं क्लास में पढ़ी थी, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी चैप्टर यहां पर आएगा, ठीक है। और करंट, देखो करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बनाया जाता है। 10वीं क्लास में आपको जनरेटर्स पढ़ाया गया था, एसी जनरेटर जिसमें काइल घूमता था, फ्लाइंग लेफ्ट हैंड, ऐसे आधे बच्चे तो ऐसे हो जाते थे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लगा लगा के। उसमें बताया जाता था कि मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट बनाया जा सकता है। ये पूरी थ्योरी है, करंट से कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाना, मैग्नेटिक फील्ड से कैसे करंट बनाना। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसकी जड़ आज हम लोग डालने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बोलो क्या आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ रहा है? पहले हम पढ़ेंगे चार्जेस प्लस माइनस, जो चार्जेस रुके हुए होते हैं उनका बिहेवियर क्या है। फिर हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे कि चार्जेस जब चलेंगे तो क्या करेगा, करंट बनाएगा। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ है, फिर मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करके करंट बना देंगे। खत्म, खत्म मर्दवा, चला क्लास खत्म, चला हाँ खत्म। सिलेबस डिलीटेड, डिलीटेड था लेकिन इस बार डिलीटेड नहीं है, इस बार पढ़ना है, ओके। हाँ चलिए, तो हम लोग करेंगे टाइप ऑफ चार्जेस एंड देयर इंपॉर्टेंट डेटा। हमें इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें ज्यादा पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन हाँ आपका जड़ बनाएंगे। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, चार्जेस कैसे बनाने हैं, और अगर हम आखिरी तक पहुंच पाए तो होमवर्क, ठीक है। हाँ आइए, बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हमारा ये चैप्टर है, दिस इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। लिखते चलिएगा जो जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, इनको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रो मींस चार्जेस, आप बुक्स में देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स भी लिखा होता है, चार्जेस, और स्टैट्स मींस स्टेशनरी एट रेस्ट। क्योंकि हम लोग सर डायरेक्टली चलते हुए को क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि चलते हुए के साथ उसकी एक प्रॉपर्टी आ जाती है करंट, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले रुके हुए को देखेंगे, चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। तो हमें जो पढ़ना है सबसे पहला है कि चार्ज होता क्या है, वी शुड नो व्हाट इज चार्ज। तो
यहां पे लिखें, ये इंपॉर्टेंट है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, राइटिंग गंदी लग सकती है, बहुत दिन बाद लिख रहा हूं, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by which it experiences force in electromagnetic radiation, electromagnetic field कह ले। अब कहने का मतलब क्या है भाई? देखो, हाँ भाई देखो, पिंटू आएंगे बेटा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। चैट रोक के बेटा प्लीज समझना स्टार्ट करिएगा, भावनाओं में मत भइए, ठीक है, भावनाओं में मत बढ़िए, ठीक है, बिल्कुल समझिए। हमारे पास मास से अट्रैक्ट करता है, क्योंकि बाद में आपने शायद ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम सुना होगा। मास को तो अट्रैक्ट करता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ देयर मास की वजह से एक फोर्स हो सकता है, जिससे मेरा जैसे मास है, मैं इस पेन का भी मास है, हम दोनों के पास मास है, तो हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन बाद में पाया गया कि कुछ पार्टिकल्स के पास रिपल्शन फोर्स भी आ रहा था, जैसे इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे। तो मास की ही एक प्रॉपर्टी थी जिससे ये दूसरे चार्जेस या इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। दैट प्रॉपर्टी ऑफ मास इज कॉल्ड चार्ज। ये होता है हमारे पास चार्ज। बोलो भाई तुम। हाँ, फिर से बताता हूं बेटा। देखो, मास तो अट्रैक्ट करता है, आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा, लेकिन मास रिपेल कैसे करेंगे? नहीं करते ना, क्योंकि ग्रेविटेशन है। बाद में पाया गया कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो रिपेल कर रहे थे, तो ग्रेविटेशन फोर्स को साइड कर दिया गया, बोला कि इनके पास एक एसोसिएटेड नई प्रॉपर्टी भी है, बिकॉज ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रॉन रिपेल भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन रिपेल भी कर सकता है, ठीक है। तो हमारे पास चार्ज एक मास की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। बोलो क्लियर? बहुत सही। अब बात आई कि सर किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे देंगे? तो हमारा आपसे एक सवाल है, अगर मान लीजिए आप हमको समझते हैं हम अमीर हैं, और आप अपने आप को समझते हैं आप हमसे भी अमीर हैं, तो किस क्राइटेरिया पर आप मेरे को अमीर या गरीब कहते हैं? सबसे पहले ये बताइए, हाँ, सबसे पहले ये बताइए कि किस क्राइटेरिया पर मेरे को और अपने आप को आप अमीर या गरीब पर तौलते हैं? पैसा, रोकड़ा, रोकड़ा, बात सही, पैसा, ठीक है। मींस अगर मेरी जेब में 10 रुपए हैं और आपकी जेब में 11 रुपए हैं, तो 1 रुपए एक्स्ट्रा आपको ऐंठ देता है, ऐसे वाली ऐंठ नहीं, मनी। वैसे ही कोई भी बॉडी अगर चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो कैसे हुआ? वो होता है इलेक्ट्रॉन के लेने या देने से। आपने केमिस्ट्री में एक्सेप्शन के अलावा यह भी पढ़ा होगा कि एक न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते हैं। पढ़ा तो होगा, याद हो या ना हो तो मैं इसलिए बता रहा हूं। आपका ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। और ये आपका न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स भरे पड़े होते हैं, ठीक है, हाँ या ना? हाँ, ओके, बात सही। बेसिकली अगर कोई भी बॉडी अगर चार्ज होती है तो सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन के लेने या देने से। अगर मैं आपको 10 रुपए दे देता हूं, तो आप मान लो हम दोनों के पास 100 रुपए थे, मैंने 10 रुपए आपको दे दिए, तो अब आपके पास ज्यादा पैसे हैं, तो आप अमीर हो गए और मैं कंपैरेटिवली गरीब हो गया, राइट। वैसे ही एक बॉडी दूसरे बॉडी से चार्ज कब होती है? तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन का लेना या देना। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ डज द बॉडी अटेन इज चार्ज? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from one body to another। लिखो रे, मर्दवा लिखो, मर्दवी भी होंगी इसमें क्लास में, सॉरी बेटा। मतलब अगर आप किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज कह रहे हैं, या समझिए मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पास अगर एक न्यूट्रल बॉडी,
बेटा न्यूट्रल बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जल्दी से बताइए, सारे के सारे अड्डा बड्डा जल्दी से बताइए, न्यूट्रल बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाँ अरे समझा रहे हैं गोपाल जी। हाँ बताइए, एक न्यूट्रल बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बहुत सही, सक्षम, वेरी गुड, यस यस। आधे बच्चे गलत है, 0 कह रहा है बेटा ये तुम्हारे मार्क्स आएंगे आगे स्कूल में ध्यान से सुनिए। 0 कैसे रे पागल, आपके पास एक एटम न्यूट्रल, एटम आपके पास न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता उसमें, यही तो दिक्कत। Na सोडियम एटम अगर आप बात करते हैं तो वो न्यूट्रल है चच्चा, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 11। हाँ 0 कह रहा है, अरे मर्दवा सब गलत बाड़ो। हाँ सुनिए सुनिए, अरे भैया सोडियम एटम एक न्यूट्रल है, एटम एक न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि उसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन आपने Na+ जब करा, ध्यान से सुनिए, ठीक है अभी बहुत है Na+ जब आपने करा तो आपने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जब ये लूज कर देगा तब ये सोडियम प्लस आयन बनेगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से ये पॉजिटिव आयन बनता है। और जैसे Cl- आपने पढ़ा होगा, ये Cl जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये Cl- होता है, तब ये नेगेटिवली चार्ज बनता है। समझे मर्दवा तो हमारे पास कभी भी कोई न्यूट्रल बॉडी है, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव कर दोगे तो ये हमारे पास बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया तब बनता है आपका पॉजिटिव चार्ज, और आपने अलग इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इसको दे दिया, तब बॉडी बनती है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कोई भी बॉडी कैसे चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन के लेने या देने से। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, डेफिशिएंट जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो पॉजिटिव चार्ज बॉडीज होती हैं। अब ये मत समझना कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कुछ बच्चे ये भी समझते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं। अरे मर्दवा, अरे मर्दवी, पॉजिटिव Na+ में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। पॉजिटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन्स आर लेस इन नंबर, इलेक्ट्रॉन्स आर लेस इन नंबर देन पॉजिटिव। ठीक है, और अगर आपने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया था तो ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट भी आप कह सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव से ज्यादा होने की वजह से एक बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है, और इसको हम कहते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी। बोलो भाई क्लियर, बोलो भाई क्लियर। हाँ कांट टेल, वेरी गुड सौम्य बेटा, बहुत सही। अब जरा समझना, किसी भी बॉडी, अब पता क्या है, इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज कोई आपके पास है क्या? हाँ या ना में बताना, जरा देखा जाए जल्दी से मेरा अंटा बंटास। क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज कोई है धरती पर? जिसको लिया या दिया जा सकता है। जैसे गवर्नमेंट ने कह दिया भैया अब तो देखो 50 पैसा तो चलता नहीं है, कई इंडिया में कई जगह हो गए जहां 50 और 25 पैसा चलता है, 1 रुपए सबसे छोटा है, 1 रुपए से छोटा करेंसी है नहीं। मैं कहूं कि भाई मेरे पास 100.5 रुपए है, तो मेरा कंटाप मार दोगे, क्या ओ चीटर को शक्ल से पता है तो चीटर है। स्लो पढ़ा रहा हूं, बहुत सही। कुछ बच्चे इसमें कह रहे हैं नो, लेकिन मैं एक स्टार मार्क करके आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा। कुछ बच्चे जानते हैं क्वार्क्स। बेटा बतख को पता था कि छोटा चार्ज होता है, वो साइंटिस्टों के सामने क्वार्क 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 कर रही थी, लेकिन लोग मजाक बना रहे हैं, डक वॉक कर रहे हैं उसके बतख के सामने, डक बता रही है, तुम्हें ना पता क्वार्क छोटा चार्ज होता है। आइए, लेकिन ठीक है, सुनिए, होता है, लेकिन अब मैं यहां पे लिख देता हूं, इन न्यूक्लियस क्वार्क्स के बारे में जरा समझ लीजिए। ठीक है, दीज आर सब न्यूक्लिक पार्टिकल्स, सब न्यूक्लिक पार्टिकल्स मींस इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज पॉसिबल है। क्वार्क्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, अप क्वार्क्स एंड
डाउन क्वार्क। जब बतख ऊपर जाके क्वाक क्वाक करे अप क्वार्क, और बतख जब नीचे जाके पानी के नीचे जाके क्वाक क्वाक करने की कोशिश करे डाउन क्वार्क। इनके ऊपर के जो चार्ज होते हैं, चार्ज प्लस माइनस E/3, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का 1/3 प्लस माइनस 2E/3 के हो सकते हैं। मींस चार्ज लेस देन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज लेस देन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल है बट ओनली इन न्यूक्लियस, ओनली इन न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, बाहर नहीं हो सकते। दे कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, ओनली इन न्यूक्लियस। मेक्स, और यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाते हैं, मेक्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि हम लोग न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि हम न्यूक्लियस के अंदर से चार्ज निकाल के किसी को देते नहीं है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, तो कोई भी बॉडी पे चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो सकता है, क्वार्क्स का चार्ज नहीं हो सकता। क्या आप ये चीज समझ पाए? हाँ सर, क्वांटाइजेशन रूल ब्रेक होता है। क्वांटाइजेशन रूल तो इसी से आया ना कि हम लोग एक्चुअली में, जरा ध्यान से समझना, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक शर्ट है, ये बैलून है। कई बार आपने, जैसे मान लो कि हर, ये क्या बना रखा है, एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब क्या है, हर एक न्यूक्लियस का, ध्यान से सुनना, मैं आपको बिल्कुल आराम से मक्खनबाजी कर करके पढ़ा दूंगा पूरा, ठीक है, हमारा काम खत्म हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप अलग से देख ले तो ये अंदर वाला तो पूरा मलबा पॉजिटिव ही है। एक एटम को हम लोग कहते हैं कर्नल प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कर्नल प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक पूरा एटम, ये जो अंदर का मलबा है ना, ये जो अंदर का मलबा है, इसको कहते हैं कर्नल। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एटम बनाता है। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसी को लिया या दिया जा सकता है। आप न्यूक्लियस के अंदर से क्वार्क निकाल के नहीं दे सकते, ठीक है। तो किसी भी बॉडी पे जब भी चार्ज आएगा तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लेने या देने से आएगा। जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चला गया वो नेगेटिव, जिससे इलेक्ट्रॉन चला गया वो पॉजिटिव। सिंपल सा कंसेप्ट। कोई भी बॉडी चार्ज कैसे अटेन करती है? इलेक्ट्रॉन के लेने या देने से, ठीक है। क्वार्क्स का कंसेप्ट ये है कि वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज है लेकिन हम उसको ले या दे नहीं सकते, वो न्यूक्लियस के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से कभी भी हम लोग इनको लेंगे देंगे नहीं। तो सबसे छोटा चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज फॉर आवर स्टडी, लिख रहा हूं मैं, स्मॉलेस्ट चार्ज लिख लीजिए, फॉर आवर स्मॉलेस्ट चार्ज फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम लोग लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट विल बी इलेक्ट्रॉन, -1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और इसका मास भी याद रखना 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg। बोलो यार कंसेप्ट क्लियर? हाँ बोलो यार कंसेप्ट क्लियर? हाँ कहा मिस्टेक, कहां भाई? अभी तो कुछ पढ़ा है नहीं। हाँ ठीक है। नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या क्वार्क से नहीं बनते? नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन क्वार्क से नहीं बनते। हमारे पास जब आप धीरे धीरे रेडियो एक्टिविटी में जाएंगे तो मैं कुछ अच्छी चीजें और बताऊंगा, लेकिन अभी आपको लेना है इलेक्ट्रॉन क्वार्क से नहीं बनते, ठीक है। हाँ, -1.602 इंटू 10 की पावर -19 और मास है 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg, ठीक है। हाँ, अब जरा ये समझना, जैसे हम ये गुब्बारा छाती पर रगड़ेंगे उसकी, ठीक है। बोलो भाई। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास, यस। अभी हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में आएंगे तो वो मास के बिना कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आइए, अब जैसे मान लीजिए एक बंदा है, ठीक है, मुंडी मुंडी नहीं बनाया, अब इसको थोड़ा, हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसको प्यार मोहब्बत हो गया तो रात को तकिया रगड़े या फिर अब ये क्या गुब्बारा अपनी छाती से रगड़े, ठीक है। ये जब इससे रगड़ेंगे तो देखिए हमारे पास पॉजिटिव वाला नहीं उतर रहा, इसके, अरे इसके उस पे से सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस बैलून पे शिफ्ट हो गया। हाँ, सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस पे से शिफ्ट हो गया है। तो हमारे लिए, दोबारा कर रहा हूं, जरा ये देखना,
हम लोग कभी भी जब इसको इस टाइप से रब करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वो बेसिकली ट्रांसफर हो सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमारे पास हो सकता है। तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया है, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता है थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करता है, जैसे ही छोड़ेंगे इसकी तरफ भागेगा, हाँ या ना। अब इनको लगेगा कि ये जो गद्दे में और बलून में अपना महबूबा को सोचे हैं वो वापस आ रहे हैं। नहीं बेटा, फिजिक्स चल रहा, ठीक है। क्वार्क्स एक्सेप्शन नहीं है बेटा, फिजिक्स में एक्सेप्शन नहीं, क्वार्क्स इज नॉट द एक्सेप्शन। जब हम लोग न्यूक्लियर साइंस को पढ़ते हैं तो क्वार्क्स को कंसीडर करते हैं। सिंस न्यूक्लियस इज नॉट इन आवर कंसीडरेशन, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में न्यूक्लियस का कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्वार्क्स को कंसीडर नहीं करते, ठीक है। बुक्स में लिखा होता है तो कई बच्चों को रहेगा सर क्वार्क्स क्या थे, तो मैंने हल्का सा आपको इंफॉर्मेशन दे दिया, वो आपके 12th में भी नहीं है। क्वार्क्स इज नॉट इन योर सिलेबस, आपको बस नाम पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि सर पॉजिटिव चार्ज काहे नहीं लिया दिया जा सकता। अब आप केमिस्ट्री, अब एक बच्चा कह रहा है आप केमिस्ट्री काहे पढ़ा रहे हैं, बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब मिलकर ही आएगा आपके पास। भाई जो एटम होते हैं, जैसे ये पेन है, इसके अंदर जितने एटम हैं उन्होंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है, लैटिस। अभी आप सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, एफसीसी, बीसीसी, एचसीपी। ये जो एटम है वो एक लैटिस में कोने कोने में कहीं ना कहीं बंधा पड़ा है, इसका सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही जा सकता है, तो पॉजिटिव नहीं जाता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जाता है। बोलिए क्लियर, हाँ ठीक है। तो ये चीज आपका सिंपल सा था जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब स्टार्ट किया जाए आगे, बहुत सही। हाँ, व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वार्क्स। अरे क्वार्क देखो मैंने क्या बोला था, जिस चीज पे जितना बताया जाए उतना पकड़ लो। क्वार्क्स दो टाइप के होते हैं, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, ठीक है। वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। प्लस माइनस e/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का फ्रैक्शनल चार्ज पॉसिबल है, बट दैट इज इनसाइड द न्यूक्लियस। बाहर कोई लेना देना नहीं, हमारे सिलेबस में कोई लेना देना नहीं, सिंपल सी बात। अब आप आगे बढ़िए, जो मेन चीज है उसमें से फोकस हटा लिया, अब आप क्वार्क के पीछे चिपक गए। क्वार्क पे इतना ही पढ़ना है, ठीक है। हाँ आइए, अब व्हाट आर द टाइप ऑफ चार्जेस। तो हमारे पास तीन टाइप के चार्जेस होते हैं बेटा, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, और एक होता है न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। बोलो क्लियर, सारे बच्चे जल्दी से बताओ क्लियर। हमारे पास कितने टाइप के चार्जेस हो सकते हैं? तीन टाइप के, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। बोलो भाई क्लियर। बोलो बोलो। आज तुम्हें हम एक कहानी बताएंगे, याद आ गया अभी। तुम हमारे नाक पे देखोगे निशान है, जो अभी लक्ष्य जेई वर्सेस लक्ष्य नीट हुआ था ना, उसमें हमें चोट लग गई थी। नहीं तो फ्राइडे सैटरडे हमारी क्लास थी, होती वो थर्सडे फ्राइडे क्लास नहीं हुई, हमारी नाक टूट गई थी भाई। हाँ बहुत सही, कई बच्चे ये क्लियर कह रहे हैं बेटा तुम्हारी रैंक क्लियर हो चुकी है। रैंक क्लियर है कि नहीं होगा? अरे भैया न्यूट्रल इज नॉट अ चार्ज, न्यूट्रल इज नॉट अ चार्ज। याद रखिए न्यूट्रल बॉडी क्या होती है? विच कंटेन्स, वी हैव ओनली टू टाइप ऑफ चार्जेस। दो ही टाइप के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल बॉडी इज नॉट अ चार्ज, इज नॉट अ चार्ज। और कोई भी बॉडी न्यूट्रल कब होगी? व्हेन अ बॉडी कंटेन्स equal amount of positive and negative charge, that is called neutral body. Neutral body is not a charge। पहली बात, हमारे पास जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं जो वो नेगेटिव बॉडी बनते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बनते हैं, ठीक है। बोलो भाई। चार्ज में वैसे बात करें, इलेक्ट्रॉन लूज की बात नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लो और एक प्रोटॉन ले लो, चलो एग्जांपल में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बॉडी की बात करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस की बात करेंगे, तो हमारे पास दो टाइप के चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बोलो भाई। हाँ, देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। जो एलिमेंट्री, इससे छोटा चार्ज हम लोग नहीं लेंगे, इससे छोटा चार्ज हम लोग नहीं लेंगे, और जितने भी हैं वो सब न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस इज नॉट इन आवर सिलेबस अभी। क्लियर क्लियर। बोलो भाई क्लियर।
बहुत सही, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन किससे बनता है बेटा? 2 केजी सूजी ले लो, घी ले लो, चीनी डाल ले, करोड़ों इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। अरे भैया सिलेबस में जब आएगा ना इलेक्ट्रॉन का यूज, तब नहीं करेंगे, बता लिख दीजिएगा वहां पे, हमको तो इतना ही पता है इलेक्ट्रॉन सूजी और घी से बनता है। पागल इंसान, जितना पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो। जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ाऊंगा ना, जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ाऊंगा, देखना बेटा, जब मैं रेडियो एक्टिविटी पढ़ाऊंगा, हाँ साउंड बीजिंग वो एसी का आ रहा था इसलिए पीछे हो गया, तब मैं बताऊंगा कि बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन निकल रहा, तब दिमाग काम नहीं करे, तब हम बोलेंगे कि ये जो क्वार्क्स थे ये मिलके एक इलेक्ट्रॉन को बनाए, तब दिमाग काम नहीं आएगा, तब कहें सर छोड़िए ना। हाँ आइए, अब एक बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर न्यूट्रॉन क्या है फिर? न्यूट्रॉन क्या है फिर? न्यूट्रॉन एक बॉडी है, मैंने क्या बोला, जो आप न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैंने क्या बताया, न्यूट्रॉन इज मेड ऑफ क्वार्क्स, मेड ऑफ क्वार्क्स, ये क्वार्क्स से बना है। अब इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव क्वार्क्स भी हैं, नेगेटिव क्वार्क्स भी हैं, दोनों मिलके एक न्यूट्रल बॉडी बना देते हैं, उसको हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन हमारे पास क्या है? मेड ऑफ क्वार्क्स, ये न्यूक्लियस के अंदर है, मेड ऑफ क्वार्क्स, और इसमें पॉजिटिव वाले हमारे पास जब मिलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वाले हमारे पास जब मिलते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए एक प्रोटॉन बनता है। हमारे को इलेक्ट्रॉन किससे बना, प्रोटॉन किससे बना और न्यूट्रॉन किससे बना, उससे मतलब नहीं है, ये दिमाग में गांठ बांध लो। पहली बात, इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नहीं, प्रोटॉन से छोटा चार्ज नहीं, दैट्स इट। इससे नीचे जाना ही नहीं है, इससे नीचे जाओगे तो फेल कर जाओगे। हाँ, व्हाट इज बोसॉन, व्हाट इज क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन समझ नहीं आ रहा, क्वार्क जाने का ये। हाँ आइए, ठीक है, हमारे पास व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, व्हाट इज अ यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वार्क्स न्यूट्रल नहीं होते, उनके कॉम्बिनेशन जरा समझो यार, ठीक है, उनके कॉम्बिनेशन से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। न्यूट्रॉन इज नॉट अ चार्ज, न्यूट्रॉन एक सिंपल सब न्यूक्लिक, न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज 0 है, और वो चार्ज 0 कैसे हुआ, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव क्वार्क और नेगेटिव क्वार्क मिलके उसको न्यूट्रल कर देते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर का पार्टिकल है जिसके अंदर क्वार्क्स हैं, और पॉजिटिव क्वार्क मिलके प्रोटॉन को बना देते हैं। जब हम लोग रेडियो एक्टिविटी बाद में पढ़ेंगे तो ये क्वार्क मिलके एक इलेक्ट्रॉन भी बनाएंगे जो बाहर निकलेगा, वो अभी के लिए आपको पढ़ना नहीं है। बहुत सही, बहुत सही। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? अब बात ये है कि हम लोग यूनिट दे क्यों रहे, क्योंकि बेटा हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, ध्यान से सुनिए, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे पास, हम लोग उनको यूनिट से ही डिफरेंशिएट कर पाते हैं। अगर मैं आपको कह दूं ये 10 है तो आपको ये सिर्फ नंबर पता लगेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसके आगे यूनिट केजी कर दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये मास के बारे में बात हो रही है। मैं केजी की जगह पर एम्पेयर कर देता तो करंट की बात हो रही है, अगर मैं एम्पेयर की जगह पर हमारे पास सेकंड कर देता तो टाइम की बात हो रही है। तो यूनिट हमारे पास ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को सेग्रीगेट आउट करने में हमें मदद करता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है। तो यूनिट है इसका कूलम, सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। जो इसका एसआई यूनिट है दैट इज कूलम्स, एसआई यूनिट, ठीक है। जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू कहते हैं हम लोग, ठीक है। स्टैट कूलम भी आप कह सकते हो उसको, स्टैट कूलम, इसको हम लोग स्टैट कूलम भी कह सकते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। और डायमेंशन, करंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो हमारे पास दोनों फंडामेंटल्स हैं, कौन कौन, करंट और टाइम। तो चार्ज का डायमेंशन अगर आप देखेंगे, चार्ज इज नथिंग बट करंट इनटू टाइम, ठीक है। करंट को ए से डिनोट करते हैं टी, तो चार्ज एटी, क्लियर, ठीक है। बात सही, बात सही बेटा। लेकिन स्कूल में मार्क्स इसका नहीं, इसका मिलता है ठीक है। हाँ, टीचर को ये है, स्कूल के टीचर्स के साथ बड़ा अलग है।
जो लोग 80 लिख रहे हैं गलत है, 0 मार्क्स स्कूल में, बिकॉज टीचर इन स्कूल डजंट केयर वेदर यू नो दिस 80 और नॉट। 80 तो सबको पता है, डब्बा कोई नहीं बनाता है तो मार्क्स उसका काटा जाएगा। तो हाँ, आबा डाबा डाबा तो डब्बा बनाना मत भूलिएगा स्कूल में बेटा, ठीक है। हाँ, डब्बा बनाना नहीं भूलना। 80 के साथ ये डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हाँ, ठीक है। कुछ स्कूल के टीचर तो और खतरनाक होते हैं, तुम इतना लिख के आओगे तब भी 0 दे देंगे क्योंकि तुम्हारी शक्ल खराब है। नहीं, मजाक कर रहा है, इसके ऊपर 1 क्यों नहीं लिखे, 0 मार्क, ठीक है। अब ए की पावर 1 टी की पावर 1 वही है। हाँ, डब्बा बनाना मत भूलिएगा बेटा। हाँ, तो डायमेंशन इसका आता है 80। किस किस के साथ स्कूल में हुआ है सच बताना, किस किस के साथ स्कूल में वो टीचर ने इस डब्बे के मार्क्स काट, तुमने डायमेंशन लिखा, इतनी मेहनत करी, लिखा वो सही है, लेकिन डब्बे के मार्क्स आधा काट लिए। किस किस के साथ हुआ है हैं? हाँ, किस किस के साथ हुआ है जल्दी से बताओ, क्योंकि हुआ तो होगा मेरे साथ हमारे टीचर भी ऐसे थे, डब्बे के लिए मार्क्स काट लिए। मेरे दोस्त कह रहा भाई इतनी मेहनत से छापा था, पॉइंट वाइज फेल हो रहा हूं, पास कर दो सर प्लीज। मेरे टीचर का ना, डब्बा इज मोर इंपॉर्टेंट देन डायमेंशन, ठीक है, डब्बा इज मोर इंपॉर्टेंट देन डायमेंशन, ये आपको याद रहना चाहिए। सबके साथ हुआ है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर स्टैट कूलम क्या है? जैसे मीटर आपका ऐसा यूनिट है, सेंटीमीटर आपका एक यूनिट है, ठीक है। तो हमारे पास यूनिट सिस्टम जब पढ़ाए गए तो हमारे पास सारे देशों को सब फिजिकल, देखो यार, लेंथ को नापने के लिए आप किलोमीटर में नाप सकते हो, मीटर में नाप सकते हो, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, डेसीमीटर में। देयर आर सो मेनी यूनिट्स ऑफ सिंगल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ के लिए है, ठीक है। टाइम को आप घंटे में नाप सकते हो, सेकंड में नाप सकते हो, मिनट्स में नाप सकते हो, बहुत सारे उसके लिए भी है, ईयर्स में, मंथ्स में, वीक्स में, बहुत सारी हो गई हमारे पास। हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्डाइज करी कि इसको आप स्टैंडर्ड, अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स का जो सिस्टम बनाया गया उसमें फिजिकल क्वांटिटीज की स्टैंडर्ड मान ली गई, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड हम लोग लेके चलेंगे दैट विल बी कूलम, और जो सीजीएस यूनिट है दैट इज ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, स्टैट कूलम भी बोलते हैं। तो ये आपको कन्वर्जन, ऑल्दो फिजिक्स में ये वैसे इतना पूछा नहीं जाता लेकिन पता होना चाहिए, ये वाला कन्वर्जन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टैट कूलम, 3 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। ऑल्दो ये आपके केमिस्ट्री में आएंगे, और कुछ बच्चों को केमिस्ट्री देखते ही अभी थोड़ा सा घबराहट हो रही है कि केमिस्ट्री क्यों पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो मैं इसके साथ 14 फरवरी कर देते हैं, समझ रहे होंगे आधे बच्चे तो समझ गए। 14 फरवरी करा जाए इन दोनों के साथ, क्योंकि आपको यहां नहीं मिलेंगे, पार्क में पकड़े गए ये दोनों ठीक है। हाँ, चलिए, ये आपको जरूरत है बस, ठीक है। तो बोलो भाई। अब एक बच्चा कह रहा है व्हाट इज ईएसयू, तो बेटा तुम बताओ व्हाट इज सेंटीमीटर, पहले तुम बताओ व्हाट इज सेंटीमीटर। जितने बच्चे ईएसयू के ऊपर शक कर रहे हैं, ठीक है, जितने बच्चे ईएसयू पे शक कर रहे हैं, आप मेरे को बताइए एक सेंटीमीटर क्या है? क्या है? आप यही तो बोलेंगे ना, हाँ बोलिए। 1/10 ऑफ अ मीटर, 1/10 ऑफ अ मीटर। तो हम यहां पर बता देते तो हमारी नटैया कहे दबा रहे हैं भैया, हमारे पास सीजीएस एसआई सबके लिए अलग अलग यूनिट था भैया, उनका कन्वर्जन आपको बता दिया गया है। हाँ, ठीक है। आइए अब बात व्हाट इज सीजीएस यूनिट। जब आपके सिस्टम ऑफ यूनिट में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, मास, लेंथ, टाइम के लिए सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड को फंडामेंटल लेके चला जाता है, उसको सीजीएस यूनिट कहते हैं। जब आप मीटर, किलोग्राम, सेकंड को लेके चलते हैं तो उसको एमकेएस सिस्टम या एसआई यूनिट कहा जाता है, ठीक है। एक चीज और बेटा देखो, डाउट आना चाहिए, लेकिन स्टार मार्क है, अच्छा डाउट आना चाहिए। ये रही, अच्छा ये बच्चा तो यार समझ पा रहा है। कुछ बच्चे, अच्छा किस किस के साथ ऐसा होता है कि सब समझ आ रहा है तो उनको एक और डाउट आ जाता है, यार मेरे को सब समझ कैसे आ गया। कुछ बच्चे लिखते भी थे पिछली बार, सर मेरे को ना लेक्चर में कहीं भी कोई डाउट नहीं आता, बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब जब सब समझ आ रहा है तो दिक्कत, नहीं आए तो दिक्कत। अरे भाई जब सब समझ आ रहा है तो आगे बढ़िए, नहीं अब वहीं पे बैठ जाएगा खूंटा बांध के कि भैया हमको समझ कैसे आ गया, हम तो गधाए थे। अरे पागल इंसान, अगर आपको समझ आ गया है तो जबरदस्ती डाउट मत बनाइए,
ठीक है, कुछ बेसिक चीजें हलवे के वो हलवे के जैसे खाइए ना। हाँ ठीक है, पागल इंसान। आओ अब स्केलर और वेक्टर। हाँ कई बच्चे होते हैं, अरे इतना टफ चीज सर ने कैसे समझा दिया मेरे को। ठीक है, तो अगला समझ आ गया, आप कोई डाउट ही नहीं बना पाए तो बड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, वो अपने से बच्चे डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार मेरे को कैसे समझ आ गया। और फिर वो कमेंट भी करते हैं कि सर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सब सही लग रहा है, सब समझ आ रहा है, क्वेश्चन भी हो रहे हैं, बट इतनी आसानी से हो जा रहे हैं, मुझे कहीं डाउट लग रहा है कि कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं। अरे पागल इंसान, कैसे तुम्हें लेके जाए आगे है? समझ आ रहा है, आगे बढ़िए। अगर गलत हुआ तो मतलब कुछ गड़बड़ था, फिर उसको देखिएगा। ठीक है, स्केलर और वेक्टर। अब पता क्या है, स्केलर और वेक्टर को कुछ बच्चे जो मेरे से पहले पढ़े हैं तो मैं तो आपको डिफरेंस बता चुका हूं। स्केलर और वेक्टर में मेन डिफरेंस क्या है, सारे बच्चे कमेंट में ये बताइए। बहुत सही, कुछ बच्चे वेक्टर कह रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चों ने नया वर्ड टेंसर सीख लिया है, वो चिपका रहे हैं, पूछ रहे हैं तो बस हर जगह से हर छेद से हवा निकलेगा इनका। ठीक है, स्केलर और वेक्टर में मेन डिफरेंस क्या है? कुछ बच्चे कह रहे हैं डायरेक्शन, यही गड़बड़ है। आपने गलत डायरेक्शन में पढ़ लिया बेटा। दिक्कत यह है कि तुम्हारे में दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस ये है कि आपकी सोच आईआईटी से अलाइन नहीं हो रहा, अलग डायरेक्शन में तीर मार रहे हो भाई। स्केलर और वेक्टर में मेन पंगा यहां लिख लीजिए। ठीक है, स्केलर और वेक्टर में जो मेन पंगा है दैट इज नॉट ऑफ द डायरेक्शन, दैट इज ऑफ द एडिशन। स्केलर एंड वेक्टर का जो मेन पंगा है दैट इज एडिशन। आप फोर्स को जोड़ते समय ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपका सारा ध्यान डायरेक्शन पे होता है, इसलिए आप ध्यान नहीं देते वेक्टर के लिए। जब हम लोग फोर्स को जोड़ते हैं तो उनके बीच का एंगल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भले वो 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, हर बार अलग अलग आंसर आने की प्रोबेबिलिटी है। तो हमारे लिए एंगल मैटर करता है कि दो फोर्सेस के बीच का एंगल क्या है। लेकिन स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी, अगर मैं 10 केजी में 2 केजी जोड़ूंगा तो वो हमेशा 12 केजी आएगा, 8 केजी नहीं हो सकता। हाँ डायरेक्शन मत बोलिए, इट्स जो मेजर डिफरेंस है दैट इज एडिशन। ये वेक्टर लॉस फॉलो करेगा, वेक्टर लॉस फॉलो होते हैं यहां पर। ठीक है, इनके लिए लॉस बनाया भैया, थ्योरम नहीं लॉस। ठीक है, और ये डायरेक्ट एडिशन होता है भाई, डायरेक्ट एडिशन जो बचपन से आपको सिखाया गया, 2 + 2 4। ठीक है, वही जो चार्ज है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी मींस अगर हमें टोटल चार्ज कभी भी किसी सिस्टम का निकालना है तो इंडिविजुअल चार्जेस को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो मींस जब उनका एडिशन होगा तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जहां दिमाग नहीं लगाना है वहां लगाएंगे बच्चे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा देखना, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस कंडक्टर में, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस कंडक्टर में, मान लो 30 डिग्री है, तो अब फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे वेक्टर, क्योंकि एंगल दिख गया। अब एंगल क्वेश्चन में अगर दे रखा है तो कुछ ना कुछ तो यूज होगा, फालतू में क्यों देगा, है ना। तो जो फॉर्मूला आता होगा वो लगा देंगे, कोई सा भी, जो भी जिसमें भी cos थीटा sin थीटा हो सकता है। कैपिलरी ट्यूब हाइट राइज 2t cos थीटा बाय r rho g लगा दें, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या पूछ रहा है, उनको ये पता है कि बस एंगल है तो लगाना है, कोई भी फॉर्मूला लगा दो। अरे पागल इंसान, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर मान लो मेरे पास 2 कूलम चार्ज था, 2 कूलम चार्ज था, मैं 1 कूलम और डालूंगा तो 3 कूलम होगा, भले कैसे भी जोड़ूं मैं। सिस्टम में गया तो 3 कूलम, 3 कूलम में मैं 2 कूलम निकाल लूंगा तो 1 कूलम बचेगा। इसका एंगल से कोई लेना देना नहीं। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाद में जब हम बॉडीज को चार्ज देंगे तो डायरेक्टली जोड़ते हुए आपको चलना है। हाँ सिंपल एडिशन। ठीक है, अब चार्ज इज ट्रांसफरेबल। कुछ प्रॉपर्टीज आपसे स्कूल में पूछी जाती हैं तो ध्यान से समझना। चार्ज इज ट्रांसफरेबल कहने का मतलब आप किसी भी बॉडी को जब चार्ज देते हैं तो वो ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के लेने या देने से बन रहा था, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के लेने या देने से बन रहा था। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल मींस चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। अब आपको शॉर्ट नोट्स में ये लिखने हैं, मैं इसलिए बनाया कि शॉर्ट नोट्स आप बना पाए। ठीक है, और ये आपके फुल नोट्स में आएगा। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड टू अ बॉडी।
ट्रांसफर्ड टू अ बॉडी। और एग्जाम्पल में आपका इलेक्ट्रॉन के लेने या देने से किसी भी बॉडी पे चार्ज हम लोग ट्रांसफर, एग्जाम्पल में किसी भी बॉडी पे हम लोग चार्ज कैसे ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लेने या देने से। ठीक है, हाँ 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 बोलो। एक बच्चा कह रहा है वाई, किस चीज के लिए वाई बेटा? देखो यार कई बच्चों को तो नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंचा है, कोई नोटिफिकेशन तो दे देते सर। बेटा देखो मेरे को जब क्लास की नोटिफिकेशन आई थी मैंने मैनेजमेंट से पूछा था क्या बच्चों को इन्फॉर्म है, उन्होंने कहा हाँ इन्फॉर्म्ड है। तो मैंने कहा ओके, मैं ये वाली बात एक बार क्लास खत्म होने के बाद मैनेजमेंट से दोबारा पूछ लूंगा। ठीक है, ओके ओके। आइए, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, चार्ज, मेरे को पता है कई बच्चों का स्कूल है, मैंने ये बात इन्फॉर्म भी करी थी, मैंने कहा कई बच्चों का स्कूल होगा। ठीक है, तो ये चीज मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, आई एम सो सॉरी अगर ऐसा कुछ है। ओके, टाइमिंग चेंज जो भी होगा आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। अब आइए, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। बेटा ध्यान से सुनना, ये कहने का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा चार्ज पार्टिकल नहीं है जिसका मास ना हो। ध्यान से सुनना, एक मास के पास, मतलब हर चार्ज के पास मास जरूर है, कोई भी ऐसा चार्ज नहीं हो सकता जिसके पास मास नहीं है। समझ रहे हो ये बात? क्लियर हुआ? जैसे इलेक्ट्रॉन है वो आपके लिए चार्ज है, उसका मास होना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता जीरो मास, मास नहीं है लेकिन चार्ज है, ऐसा अभी तक हम लोगों ने कहीं पर भी कोई भी पार्टिकल फाइंड नहीं किया है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास मींस अ बॉडी, a charged body will always have mass, will always have mass. Till now we don't know any such particle, till now we don't know any such particle जिसके पास चार्ज हो लेकिन मास ना हो। तो मतलब मास है तभी चार्ज पॉसिबल है, समझे? ओके, स्केलर वाई। अब जरा यहां पे समझना बेटा, कुछ बच्चों को ये डाउट आएगा क्योंकि ठीक है छोटी छोटी चीजें हम लोग लेते चलेंगे। ठीक है, हमारे पास स्केलर और वेक्टर्स का बेसिक डिफरेंशिएशन सर आप कैसे करते हैं? ठीक है, आई होप मैं इसमें दिखा पाता, मैं दिखाता हूं आपको। आजा भाई, हैंग हो गया क्या? एक मिनट वेट करिएगा भाई। देखो हम लोगों ने जब फिजिक्स, ऐसा नहीं है कि बेटा ये कहीं हमें किताबों में लिखा हुआ मिला कि ये स्केलर है ये वेक्टर है, नहीं। हम लोग जब फिजिक्स को पढ़ते चले गए तो हम लोगों को ये पता चला कि यार कुछ चीजें जोड़ते समय डायरेक्टली नहीं जोड़ रही। अगर मेरे पास 10 केजी का, ध्यान से सुनना, 10 केजी की एक बोरी है चावल की, आपकी मम्मी ने कहा 2 केजी चावल निकाल के दे दो, तो आपने 2 केजी निकाला तो वो 8 केजी ही बचा रहा। ठीक है, आप उसको एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते कि वो 8 केजी आपके पास बचा। 10 केजी का चावल था, उसमें 2 केजी आपने बाहर से डाल दिया, वो 12 केजी का हो गया। ठीक है, मींस अगर आप यहां पर ध्यान से सुनिए, अगर एक बोरी थी इसमें 10 केजी का चावल था, आपने 2 केजी यहां से ऐड करा या यहां से ऐड करा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस डायरेक्शन में इसको जोड़ा, ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, नीचे से डाला, ऊपर से डाला, फर्क नहीं पड़ता। ये 10+2 हमेशा फाइनल, अगर आपसे पूछा जाए कितना मास कितना हुआ, तो हमारे पास 12 केजी ही आपका आंसर आएगा। 12 केजी ही आपका आंसर आएगा, क्योंकि जब हम लोग इसको जोड़ रहे हैं तो हम लोग एंगल का कोई पंगा ही नहीं ले रहे, ये डायरेक्टली जुड़ रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉलो कर रहा है। ऐसी क्वांटिटीज को हमने उनका नाम दे दिया स्केलर क्वांटिटीज। लेकिन जब हम लोग वेक्टर की बात कर रहे थे तो हमें बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज मिली, ठीक है, जिनको जोड़ते समय हमें एंगल देखना पड़ रहा था। रुको यार, यहां पे होगा, जैसे चलो मैं इसी से समझा देता हूं। ठीक है, इसी से आपको मैं समझा देता हूं। फोर्स एक वेक्टर क्यों है? सर आपको कैसे पता लगा कि फोर्स एक वेक्टर है? मैंने कहा वेक्टर कोई कहीं पत्थर पे लिखा हुआ थोड़ा ना मिला कि फोर्स वेक्टर है।
हमने देखा यार जोड़ते समय पंगा आ रहा है, जोड़ते समय हमारे पास पंगा आ रहा है। जैसे मान लो कि ये बंदा यहां पे फोर्स लगाएगा राइट डायरेक्शन में, वैल्यूज मैं दिखा रहा हूं, सम ऑफ द वैल्यूज। ये बंदा 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, अगर ये खींचेगा तो ये चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब यहां पे ये बंदा आएगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, 50 और 50 100 न्यूटन हो गया। अब देखो ये दोनों मिलके, ये दोनों सेम डायरेक्शन में लगा रहे थे, एंगल 0 था तो इनका 100 हो गया, इसने 50 लगाया। अगर मैं आपको टोटल फोर्स पूछूंगा, टोटल फोर्स पूछूंगा, तो आप 150 नहीं बोलेंगे, आप ये नहीं कहेंगे सर इन दोनों ने, तीनों ने 50-50 लगाया 150 हो गया। ऐसे थोड़ा चलता है फोर्स का मामला। हमने जब ये एक्सपेरिमेंटली देखा, जब हमें फोर्स को जोड़ना पड़ा, अब मैं आपसे बोलूं कि ये दोनों इधर हैं, ये इधर हैं, वैल्यूज नहीं भी पता, तीनों बराबर बराबर फोर्स लगा रहे, कहां जाएगा आपको पता होगा, राइट साइड जाएगा ये, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर देखें इन दोनों का फोर्स सेम डायरेक्शन में 150 प्लस 50 करा आपने, इस बंदे का 50 इस डायरेक्शन में। अगर मैं कहूं टोटल बताओ तो आप 150 नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, 50 बोलेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री था, 180 डिग्री था। मैं जोड़ ही रहा हूं, मैं एडिशन ही कर रहा हूं, लेकिन मैग्नीट्यूड कम आ गया। क्या आप ये चीज समझ पाए, हाँ या ना? क्या आप ये चीज समझ पाए कि फोर्स को जब मैं जोड़ रहा हूं तो एंगल मैटर कर रहा है? इसका एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हमारे सामने है। तो चार्ज के केस में जब सिस्टम में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे थे, किसी बॉडी पे जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज दे रहे थे, तो चार्ज किस इलेक्ट्रॉन को किस डायरेक्शन में दिया इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, चार्ज हमारे पास एक्यूमुलेट बॉडी पर जुड़ता चला जा रहा था, इसलिए इसको हम लोग स्केलर बॉडी कहते हैं। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, बोलो भाई, हाँ समझ आया। जो एंगल के साथ जुड़ रही थी, जिसमें हमें और दिमाग लगाना पड़ रहा था, उनको हम लोग वेक्टर बोलने लगे, उनका नाम दे दिया, बस नामकरण कर दिया। और जो डायरेक्टली जुड़ रहे थे उनको हम स्केलर बोलने लग गए यार। क्लियर, बात सही, बात सही, ठीक है। अब हमारे पास अगला, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ हाँ, आइए आइए, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब ये इतना भारी वर्ड है, आधे बच्चों को तो समझ नहीं आता है। क्वांटाइज्ड मींस फिक्स्ड। ये हरा पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा, आपकी जिंदगी में खूब हरियाली आए, बोर्ड पे तो नहीं आ रही है, ठीक है। फिक्स्ड, क्लियर, बहुत सही। अब जरा ध्यान से सुनना, ये वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसके लिए इस स्लाइड पे कुछ नहीं लिखा, क्योंकि अब जरा समझना बेटा। मैंने आपको क्या बोला कि न्यूक्लियस के अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल हैं और भी मलबा है, लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से फर्क पड़ता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से फर्क पड़ता है, बस। वो किससे बने अभी के लिए हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास सबसे छोटा चार्ज एक इलेक्ट्रॉन ही है। अब जरा देखना कि हमारे पास अगर मान लो कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी है, पहली बात आपके दिमाग में ये चीज चलनी चाहिए कि न्यूट्रल बॉडी में चार्ज हमारे पास कितना होता है। तो आप ये मत बोल देना चार्ज 0 है, इसमें नेट चार्ज 0 होता है। आप नेट वर्ड जरूर यूज करेंगे, नेट चार्ज इज 0। ऐसा क्यों बोलेंगे सर? क्योंकि न्यूट्रल बॉडी इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रखती है, तभी वो न्यूट्रल है। जैसे सोडियम एटम 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो न्यूट्रल है, ठीक है। हमारे लिए हम किसी भी बॉडी को जब चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लेने या देने से ही कर सकते हैं। जिसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे वो नेगेटिव, जिससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे वो पॉजिटिव। तो क्वांटाइज्ड कहने का मतलब क्या है? अगर मान लो कि मैंने इसको 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए, जरा ध्यान से सुन के बताना, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज Q दैट इज -1.6 अभी के लिए इंटू 10 की पावर -19 कूलम। हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है। जरा सोच के बताना, जैसे एग्जांपल देता हूं, आपको एब्स तो पता ही है ना क्या होते हैं, ठीक है। एब्स तो आपको पता ही है ना। जैसे मान ले थोड़ा सा बॉडी बिल्डर बना देते हैं हम, ठीक है। हाथ 4 आर्म्स ज्यादा बना दे, लेकिन कोई नहीं, डोला ठीक है, हाँ डोला ठीक होना चाहिए। हाथ चाहे जैसा भी हो, डोला चमकना चाहिए, ठीक है। और टंगा भले ही पतली हो, क्लासिक खेलने गया बंदा, ठीक है।
ठीक है, अब जरा समझना, एब्स तो पता ही होंगे ना, ये अब रियलिस्टिक एग्जांपल हमें लेने पड़ेंगे भाई। देखो एब्स हमेशा पेयर में आते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, वो कह रहा उसको पता तो है नहीं कि पेयर में आते हैं, एक्सरसाइज करोगे तो 1 और 2 साथ में आएंगे। मेरा दोस्त कह रहा भाई आज एब्स की एक्सरसाइज में 1 महीने से मार रहा हूं, एक एब आ गया एक एब, मतलब उस बंदे का सिर्फ यहाँ पे ऐसा फपोला टाइप या फोड़ा टाइप हो गया। मैंने कहा भाई चेक कर ले, कह रहा है, मैंने कहा इस साइड ही आया, कह रहा हाँ एक साइड का एक आ गया, उसको लगता है ऐसे ऐसे करके आते। मैंने कहा भाई चेक करवा ले, कहीं गांठ वांठ बंद गई हो, ठीक है। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे एक फर्स्ट एब्स आ गए, तो मतलब मेरे 2 बिस्किट आ गए, 2 बिस्किट आ गए, सिंपल सी बात, ठीक है। हाँ 2 बिस्किट हमारे पास आ गए, इससे छोटा एब्स नहीं आ सकता भैया। हाँ इससे छोटा एब नहीं कि कहें कि हमारा एक ऐप आया अभी एक कल आ रहा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सिंपल सा आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन से जब छोटा चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नहीं है, तो किसी भी बॉडी को जब आप दोगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन दोगे, या तो 2 दोगे, या तो 3 दोगे, कोई कहे हम 2.5 दे देंगे, मारोगे ना कंटा कि भैया इलेक्ट्रॉन से छोटा है ही नहीं। अब मान लो आपके घर पे रेड पड़ गई, ठीक है, रेड पड़ गई, उन्होंने पूछा आपके घर पे कितने रुपए हैं, आप कह रहे हो 100.5 रुपए, तो उसी समय दबोच के ले जाएगा तेरे को, कि तेरे को यही नहीं पता है चोरी तो अलग है, उसका केस अलग लगाएंगे, तूने चोरी की या नहीं की, लेकिन तेरे को ये नहीं पता है 1 रुपए से छोटा मार्केट में चल नहीं रहा, तू धांधलेबाजी और कर रहा है, 50 पैसे की मार्केटिंग कर रहा है। भाई 101 हो सकता है या 100 हो सकता है, इसके बीच का मलबा अब नहीं है ना। वैसे ही इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज आप दे नहीं सकते, तो अगर दे नहीं सकते तो इलेक्ट्रॉन या तो 2 दोगे, या तो 3 दोगे, या तो 4 दोगे, या तो 5 दोगे, इंटीग्रल मल्टीपल में ही आप इलेक्ट्रॉन को चार्ज मतलब दे सकते हो एक बॉडी पे। Ne समझे हम क्या बताना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दिए आधा इलेक्ट्रॉन बाद में, पैसा लाइए पहले, पिछला वाला हिसाब क्लियर करिए, ठीक है। Ne इलेक्ट्रॉन्स अगर आपने इसमें ऐड कर दिए, इस बॉडी को दे दिए, तो ये बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। और अगर मैं आपको इस बॉडी का चार्ज पूछूं तो कितना होगा, वो जो चार्ज होगा दैट विल बी -n टाइम्स E, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चार्ज देगा -1.6 इंटू 10 की पावर -19, 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तो 2 गुने हो जाएंगे, 3 दूंगा 3 गुने, 4 दूंगा 4 गुने, ऐसे। अगर मैं इस बॉडी से Ne इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देता हूं, रिमूव, तो ये बॉडी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बन जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं भैया इसके पास इलेक्ट्रॉन है अभी भी, लेकिन पॉजिटिव ज्यादा हो जाएंगे, तो इस बॉडी पे जो चार्ज होगा दैट विल बी +Ne। तो आपको बुक्स में ये लिखा जाता है, ध्यान से लिखिएगा इसको, चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी, इसका कहने का मतलब यह है कि किसी भी बॉडी को जब आप चार्ज देते हैं वो +-Ne के फॉर्म में ही हो सकता है, मींस n शुड बी इंटीजर, n आपका एक इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ऐसा नहीं है कि आप 2.5 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इससे छोटा आप इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकते, इससे छोटा इलेक्ट्रॉन से छोटा आप चार्ज दे ही नहीं सकते। अब क्वार्क का केस तो हट ही गया, क्योंकि हम क्वार्क की बात ही नहीं कर रहे, क्वार्क तो न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूक्लियस का मलबा अभी हम छेड़ नहीं रहे। अगर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एसोसिएटेड मास भी है, अगर मान लो इस बॉडी का मास था m0 इनिशियल मास, समझने की बात, क्या इस बॉडी को चार्ज करते समय मास चेंज होगा, हां या ना? सिंपल सा स्टेटमेंट, एक न्यूट्रल बॉडी को मैं अगर चार्ज कर रहा हूं तो उसका मास चेंज होगा, ट्रू और फॉल्स? HC वर्मा का क्वेश्चन है। बोलो भाई, बोलो भाई। इफ अ न्यूट्रल बॉडी इज गिवन अ चार्ज, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, हमारे पास द मास ऑफ द बॉडी विल चेंज, ट्रू और फॉल्स? अब कई बच्चों को लगता है कि क्यों मास क्यों चेंज होगा, अरे पगले, हर इलेक्ट्रॉन का मास है, हर इलेक्ट्रॉन का मास है 9.11 इंटू या 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। भले ही माइन्यूट चेंज होगा, लेकिन होगा जरूर। नेगेटिव चार्ज में मास विल इंक्रीज,
बॉडी का जब भी आप नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन दे दिए ना, हर इलेक्ट्रॉन का ये मास भी तो उसमें जुड़ेगा ना, तो फाइनल मास इसका जो होगा दैट विल बी m नॉट इनिशियल मास प्लस n टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात, क्योंकि आपने पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रॉन हटा लिए हैं, तो इसका अगर आप फाइनल मास की बात करेंगे तो दैट विल बी m नॉट माइनस n टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से एक पॉजिटिव चार्ज बनता है। ठीक है, n शुड बी एन इंटीजर कंसेप्ट, वी कैनॉट गिव फ्रैक्शनल चार्ज, वी कैनॉट गिव फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन्स, कह सकता हूं फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन्स, कंसेप्ट ये, इसीलिए उन्होंने कहा क्वांटाइज्ड फिक्स है, या तो 1.6 इंटू 10 की पावर 19 हो सकता है, या 3.2 इंटू 10, मतलब इंटीजर मल्टीपल पे ही आपको मिलेगा, पहला। दूसरा मास, दूसरा कहां गया भाई, दूसरा हमारे पास मास ऑफ बॉडी चेंजेस, मास ऑफ न्यूट्रल बॉडी या बॉडी चेंजेस व्हेनेवर चार्ज इज गिवन, व्हेनेवर चार्ज इज गिवन। बोलो भाई कंसेप्ट क्लियर, बोलो भाई कंसेप्ट क्लियर, हाँ बोलो भाई कंसेप्ट क्लियर। भाई देखो यार सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि मैं अमीर या गरीब कैसे हो सकता हूं, नोट या सिक्के की वजह से, एक एक रुपए का भी डिफरेंस आया तो अमीर या गरीब होंगे। अगर मैं 100 रुपए मेरे पास भी थे, 100 रुपए आपके पास भी थे, मैंने 1 रुपए का सिक्का आपको दिया, 1 रुपए का सिक्का आपको दिया, तो आप अमीर हो गए, मैं गरीब हो गया, सिंपल। ठीक है, लेकिन वो 1 रुपए का सिक्के के साथ मास भी तो है ना, भली वो नोट ही क्यों ना हो, छोटा सा ही मास है तो वो मास भी तो आपके साथ ट्रांसफर, अमीरी और गरीबी के साथ मास का भी तो चेंज है। जो अमीर होते हैं वो थोड़े भारी होते हैं, तुमने नोटिस किया होगा, हाँ या ना, जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है, वो इसीलिए भारी होते हैं, और पिछले सेशन में हम खूब मोटे हुए हैं, समझ लियो। चला जाए आगे। भाई देखो, कोई समरी ये है, किसी भी बॉडी को आप चार्ज करोगे तो इलेक्ट्रॉन के लेने या देने से, जिसको दोगे वो नेगेटिव चार्ज, जिससे लोगे वो पॉजिटिव चार्ज, सिंपल सी बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन आप 1.5, 2.5, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, आप दोगे तो 1, 2, 3, 4, 4 इलेक्ट्रॉन दोगे या 4 इलेक्ट्रॉन लोगे, तो जो भी चार्ज होगा वो प्लस माइनस एनी के जैसा होगा, n शुड बी एन इंटीजर, और हर इलेक्ट्रॉन का एक मास है भैया, हर इलेक्ट्रॉन का एक मास है, तो जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उसके इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मास भी उसके साथ जुड़ेगा या कम होगा, बोलिए। हाँ भैया, हम पिछले सेशन में जब स्टार्ट किए थे तो हम थे कितना केजी के, हम थे 78 केजी, जब सेशन खत्म हुआ तो हम हो गए कितना केजी, 108 केजी, कुंतल। जिम वाले पे गए, जिम वाला लिख रहा है 1 कुंटल 8 केजी, मैंने कहा अरे कुंटल में क्या लिख रहे हो, कहा नाप रहे हो तुम्हारा वजन। तो तुम सोच सकते हो, सोच सकते हो हमारा पिछले सेशन में मास बड़ा है तो मतलब क्यों बड़ा होगा, ठीक है, बात सही। चलो भाई, ओके। अब डिजिटल मनी, ना ना ना, डिजिटल मनी में नहीं चलता, ठीक है। हाँ आइए, अब आपको इसमें से बताना है विच चार्ज इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा चार्ज इज नॉट पॉसिबल। एक बच्चा कह रहा है बोरिंग हो रहा है, तो बेटा मनोरंजन के लिए पापा को बोलिए कि कुछ पैसा और खर्च करें आपके सामने और प्रदर्शनी लगाई जाए। ठीक है, पापा भी ऐठा देंगे तुम्हें, बेटा जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लिया, ठीक है, वरना समय अभी सबसे बलवान होता, ठीक है। इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास दे रखे हैं, जल्दी से सिलेक्ट करिए पहला ऑप्शन, ठीक है। कहा कि एक बॉडी पे 1.6 इंटू 10 की पावर, ये देखो सारे पॉजिटिव है, मींस इलेक्ट्रॉन के ले, मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की वजह से पॉजिटिव बने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन या तो 1 लिया जा सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, इंटीग्रल में भी जाएंगे। तो ये अगर आप देखें किसी भी बॉडी का जो चार्ज है वो प्लस माइनस NE हो सकता है। तो मैं अगर ये चेक करूं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाने के बाद आएगा, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो अगर आप देखेंगे n की वैल्यू 1 मींस रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट दिस चार्ज, रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, और ये तो पॉसिबल है, आप 1 इलेक्ट्रॉन हटा सकते हैं, तो ये तो पॉसिबल है, ठीक है, दिस इज पॉसिबल।
इसका जरा चेक करा जाए बी ऑप्शन का। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -8 इक्वल टू n इंटू ई। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कितने इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये चार्ज आएगा। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, इस साइड ले जाओगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 इक्वल टू n, है ना, हमारे पास 10 इक्वल टू ये 9 और ऊपर, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी पॉसिबल है भाई। ठीक है, थर्ड सी ऑप्शन हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर -20 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये हमारे पास कैंसिल, 10 रेज़ टू पावर -1 इक्वल टू n मींस 0.1 इलेक्ट्रॉन्स आपको रिमूव करने पड़ेंगे। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, हाँ सी एंड डी, वेरी गुड रे, वेरी गुड, वेरी गुड। अयो कतई मजा आता जे। डी ऑप्शन का अगर मैं चेक करता, डी ऑप्शन, तो हमारा जो चार्ज जी 4.5 इंटू 10 की पावर -19 होता। तो अब अपन को क्या चेक करना, अपन को चेक करना कि अपन को शाम को इडली या डोसा क्या मिलेगा। तो हमारे पास n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। अगर चेक करें तो ये फ्रैक्शनल आएगा जी, फ्रैक्शनल। दैट शोज इलेक्ट्रॉन को तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने का औकात हमारे पास नहीं है। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो क्या पूछता जी, ये पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल का तो आंसर हमारे पास सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन आता ना जी। बोलिए बोलिए, सी और डी ऑप्शन आपको मैच करता तो आपको इडली डोसा मिलता। बोलिए, हाँ बहुत सही। तो बेसिकली कभी भी, अब आपके कंसेप्ट दिमाग में आना चाहिए, कभी भी अगर किसी बॉडी पे कोई भी चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन के लेने या देने से आएगा, तो जो भी चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 या 5, 100, 1000, 1,00,000, मतलब इंटीजर, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ये कह रहा 0.1 इलेक्ट्रॉन के देने या लेने से हो सकता है चार्ज। 0.1 इलेक्ट्रॉन कैसे दोगे, है ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन देना बेटा, तुम रुक जाओ, इलेक्ट्रॉन अगर आपको देना तो तुम चले जाओ, ये 0.1 दे दिया, ऐसे दे सकते हो क्या, पागल हो। ठीक है, और ये 4.5 4.8 होता तो फ्रैक्शन आ जाता, वो आ जाता है इंटीजर। 4.5 फ्रैक्शनल आएगा, देखते ही पता लग रहा है नॉट पॉसिबल। ठीक है, हाँ बहुत सही, ये हुई ना बात। आइए इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत सही, इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस। आपको पता है चार्जेस एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। सोच के बताइएगा कि हमारे पास पॉजिटिव, ये बेसिक 10वीं क्लास में सिखाया जाता है, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और या फिर नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये इनमें से कौन रिपेल करेगा, कौन अट्रैक्ट करेगा, आपको क्या पता है भाई और बहनों? नहीं समझ आया, समझने की तो बात ही नहीं थी, क्वेश्चन करने की बात थी। भाई मेरे पास सबसे छोटा पैसा या मनी जो हो सकती है वो 1 रुपए हो सकती है। खुद सोचना यार, 1 रुपए। मैं कह रहा हूं, एक बंदा कह रहा है मेरे पास 102 रुपए हैं, ठीक है, और एक कह रहा है 100.5 रुपए हैं। क्या आप ये डिटेक्ट कर सकते हैं यहां से कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ? हो सकता है दोनों ही झूठ बोल रहे हो, लेकिन ये तो पक्का झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आप 1 रुपए से छोटा तो रुपए दे ही नहीं सकते ना। 100.5 कैसे हो जाएगा भाई? एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। मैंने देखा कितने इलेक्ट्रॉन के बाद ये चार्ज आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 1 मींस 1 इलेक्ट्रॉन अगर आप दे दोगे तो बॉडी पे इतना चार्ज, ये पॉसिबल है। इसका जब चेक करा तो 10 इलेक्ट्रॉन देने पे ये चार्ज आ सकता है, पॉसिबल है। जब ये चेक करा 0.1 इलेक्ट्रॉन देने पे चार्ज है, 0.1 कैसे दोगे, नहीं दो पाओगे तो नॉट पॉसिबल, और इसका भी सिमिलर नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगली क्लास से हम लोग वो भी करेंगे, पोल भी करेंगे। ठीक है, हाँ पहले कंसेप्ट तो बने, पोल क्या करवाएंगे। अरे यार ये तो हैंग हो गया जी, नहीं रुकिए। अब आइए,
तो आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस अलग अलग चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करी जाए तो ग्रेविटेशन के हिसाब से तो अट्रैक्ट करेंगे ही, ठीक है। ग्रेविटेशन मास इनके पास है तो अट्रैक्शन फोर्स तो है, प्लस इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करी जाए तो लाइक चार्जेस इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करी जाए तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है, रिपेल ईच अदर। और ये अब शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए आपका, अनलाइक चार्जेस मींस दूसरे अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर। इसको अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, अगर आपको खुजली है तो आइए खुजली थोड़ा मिटा दें, डंडी पकड़ा दें आपको, ठीक है। जैसे कूलम्स लॉ भी हम लोग पढ़ने भी वाले, ठीक है। अगर मैं दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको 10 कूलम इसको 4 माइक्रो कूलम, दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दूंगा तो दोनों रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। एक को पॉजिटिव कर दूं, एक को नेगेटिव कर दूं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है दोनों को अगर मैं नेगेटिव कर दूंगा, नेगेटिव नेगेटिव, तो दोनों रिपेल कर रहे हैं। डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा, वो हम लोग अभी डिस्टेंस की भी बात करेंगे, लेकिन नेचर की अगर बात करी जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। ये हमारे पास मेन कंसेप्ट आपका आता है, ठीक है, ये आपका मेन कंसेप्ट हमारे पास आता है। बोलिए क्लियर? हाँ हाँ बोलिए क्लियर। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स से वीक होता है, ठीक है। हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स इज वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर, फोर्स इज स्मॉलर as compared to इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, रेशियो लेंगे तब पता लग जाएगा कितना रेशियो रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन में जनरली ग्रेविटेशन फोर्स, जब तक आपको क्वेश्चन में मास ना दिया जाए हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। चार्ज इज इनवेरिएंट, तो ये जो टॉपिक है, ध्यान से सुनिए अब मेरी बात सारे के सारे बच्चे, ये जो टॉपिक है, ऑल्दो आपको स्कूल में कभी प्रॉपर्टी पूछी जाए तो आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो अबे क्या दिक्कत है, ठीक है, तो आपको कोई पंगा नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि टीचर मार्क्स काट लेगा, बल्कि आप लिख देंगे तो हो सकता है मार्क्स कट जाए, क्योंकि टीचर को नहीं पता होगा ठीक है, सिंपल सी बात। इनवेरिएंट, इनवेरिएंट मींस जो कभी वेरी ना करे, जो कभी वेरी ना करे। अब मैं इससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन के फॉर्म में हम करेंगे, अभी बस आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ ये बस आप नोट कर लीजिए। अब कुछ बच्चे शायद नए जुड़े हैं, पता लग रहा है बिल्कुल, उन्होंने पूछा कि सर आपको कैसे पता है ये रिपेल करते हैं, ठीक है, व्हाई डू दे रिपेल। कैसे पता तो होता है, एक्सपेरिमेंट अलग है, व्हाई डू दे रिपेल। बेटा देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिक्स, ठीक है, वन इज एक्सपेरिमेंटल, वन इज थ्योरेटिकल। शायद आपने नाम भी सुना होगा। जैसे न्यूटन्स का कुछ चीजें होती है जो एक्सपेरिमेंट आपको पहले दिखती हैं, फिर आप उसके पीछे की रिसर्च या थ्योरी या करते हो। जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, आपको पता होगा एक कॉइल के अंदर से एक मैग्नेट गिरने की वजह से करंट बना था। जब करंट बना तब लोगों ने कहा अरे दादा रे दादा, नया चैप्टर बन गया, पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं, उन्होंने देखा कि ऐसा हुआ तो उसके पीछे रिसर्च करी गई और ये पाया गया। एप्पल जमीन पे जब गिरा तो न्यूटन ने बोला कि ये अट्रैक्ट हुआ। एक्सपेरिमेंटल चीज को देख के थ्योरी देना। एक होती है थ्योरेटिकल फिजिक्स, जैसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपने टाइम डायलेशन, लेंथ डायलेशन, वॉल्यूम डायलेशन ये सब नहीं देखा, बट थ्योरी में एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया कि जब आप बहुत हाई स्पीड पे चलते हैं तो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स चेंज होते हैं। ये लेंथ 2 मीटर की है तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, हमारा मास बढ़ जाएगा हाई स्पीड पर। ये थ्योरेटिकल फिजिक्स है जिनके प्रूफ बाद में किए जाते हैं, देखे जाते हैं एक्सपेरिमेंटली। Like charges repel each other, unlike charges attract each other. This is the experimental fact which we have studied and made a rule about it कि ऐसा होता है, ठीक है। क्या लैग है? लैग कहां से आ गया?
इतना मस्त क्लास चल रहा है भैया, मक्खन के जैसे, बिल्कुल मजा मजा में, कहीं लैग नहीं है। बस हाँ हाँ, थोड़ा सा लैग हुआ ना, कोई नहीं, चलो। इनवेरिएंट मतलब हमारे पास वो कभी वेरी नहीं करेगा। अब आपके सिलेबस में ये है नहीं, तो बस थोड़ा सा मेरे को पता है, इट्स लाइक अ सिरिंज, जैसे इंजेक्शन लगा कर खून लेते हैं ना, इसको पढ़ाना एक टीचर के लिए बच्चे के हाथ में सिरिंज देने के जैसा है। बच्चे को दे दिया, आप खून ले लीजिए बेटा हमारा, और बच्चा 5 लीटर की जगह 6 लीटर निकाल कर ले जाएगा। एक्चुअली में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमें यह पता लगा कि कुछ चीजें या कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज। अभी भी लैग हो रहा था? हाँ हाँ, नहीं हो रहा, चलिए धीरे, हम अब स्क्रीन पे ध्यान देख के बताएंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्पीड से चेंज होती हैं। मतलब अगर हम 10 केजी के हैं, आप हमको बहुत तेजी से फेंकेंगे तो हम भारी हो जाएंगे। सर ऐसा कैसे होता है? ऐसा होता है, ठीक है, कैसे होता है वो तो हमको भी नहीं पता, होता है। हाँ लैग हो रहा जी, हम पकड़ लिया। हाँ, हमारा मुंह ऐसे लटका पड़ा था, रुकिए बोल दे भाई साहिल, लैग हो रहा है यार। लैग हो रहा है, एक मिनट रुको भाई। हाँ ठीक है, अब आ रही आवाज, बोलो भाई। नो लैग। तो बेसिकली चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक चार्ज है, मान लो 2 कूलम का, अगर ये रेस्ट पर है, रुका हुआ है, तब भी ये 2 कूलम का होगा। और अगर आप इस 2 कूलम के चार्ज को हाई स्पीड से, v एज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, उससे ज्यादा तो जा नहीं सकते, c इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। अगर आप इसको बहुत तेजी से भी लेके जाते हैं, ठीक है, तब भी इसका चार्ज सेम रहेगा, चार्ज विल रिमेन सेम, चार्ज विल बी सेम। चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि इवन इन रिलेटिविस्टिक स्पीड, रिलेटिविस्टिक मींस जहां पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगती है, मींस किसी भी बॉडी की स्पीड अगर स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में, किसी भी बॉडी की स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में स्पीड है, तो उसके कुछ पैरामीटर्स चेंज होते हैं, मास, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, डेंसिटी, ये सारी चीजें वेरी करती हैं, लेकिन कुछ पैरामीटर्स कभी चेंज नहीं करते। वो पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर है आपका चार्ज। अगर आप चार्ज 2 कूलम यहां पर है, तो स्पीड ऑफ लाइट से भी अगर आप लेके जाओगे तब भी 2 कूलम रहेगा, वेयरएस मास इसका चेंज हो जाएगा, मास विल वेरी। यहां लिख देता हूं, मास एंड डायमेंशंस, मास एंड डायमेंशंस वेरी कर जाएंगी, बट चार्ज विल नॉट वेरी, चार्ज विल नॉट वेरी। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि चार्ज इज इनवेरिएंट। आप रुके हुए चार्ज का अगर 2 कूलम चार्ज है, तब भी वही 2 कूलम रहेगा, और आप उसको बहुत तेजी से ले जाएं, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास की भी स्पीड दे दें, तब भी वो 2 कूलम ही रहेगा। इसी को बोला जाता है चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है, बोलो भाई क्लियर? ठीक है, हाँ, नींद आ रही है, स्कूल से आए हैं बेटा, सो जाओ, सो जाओ, और ऐसे कंटिन्यू करो 1 साल तक, और अपनी रैंक किसी और को दे दे, खुशी खुशी। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, ठीक है, कईयों को लैग आ गया। बेटा हमारे पास अगर एक बॉडी है जिसका मान लो एक लेंथ है l, मास है m, हम जो ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। क्या पढ़ते हैं ये हम लोग? क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, हमारे पास कोई भी बॉडी जिसका खुद का अपना डायमेंशन है, लेंथ है, मास m है, अगर हम लोग इसको बहुत हाई स्पीड से मूव कराते हैं, हाई स्पीड से चलने लगता है, तो यहां पर
क्लासिकल फिजिक्स की जगह जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कुछ चीजें चेंज होती हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ जाता है। और वहां पर हमारी जो चीजें, हमारी जो समझ है चीजों को लेके, भले वो मास, लेंथ, टाइम, ये सारी समझ यहां पर चेंज हो जाती है। यहां पे मास जो होता है वो वेरी कर जाता है, मास चेंज होता है, क्या फॉर्मूला रहेगा वो बाद में देख लेंगे। लेंथ वेरी कर जाएगा, टाइम वेरी कर जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें ये चीज पता है कि कुछ चीजें इन दोनों में हमेशा सेम रहती हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल है दैट इज चार्ज, और भी होते हैं, ठीक है। दैट इज 5 क्वांटिटीज हैं जो इनवेरिएंट होती हैं, उनमें से एक स्पीड ऑफ लाइट भी होती है। मतलब अगर आप रुके हुए हो तो आपकी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अगर आप खुद 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चल रहे तो आपको लाइट की स्पीड तब भी वही दिखेगी। तब आप ये नहीं कि सर लाइट और हम सीधे सीधे जा रहे हैं तो लाइट रुका हुआ दिखेगा, ऐसा नहीं चलता है। वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं विच आर इनवेरिएंट, इनको कहते हैं जो चेंज नहीं होती हैं, दोज आर कॉल्ड इनवेरिएंट। तो चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। बोलो कोई पंगा? हाँ बोलो भाई, कोई पंगा? कुछ रिलेशंस भी हैं, जैसे b² - c² e², कुछ ऐसे करके हमें पढ़ाया जाता था, ठीक है। और ये हमें कब पढ़ाया जाता था? आई थिंक फाइनल ईयर में हमें बताया जाता था ये सारी चीजें कि कौन कौन से पैरामीटर्स इनवेरिएंट हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में और क्यों होते हैं, उनका एक प्रूफ भी होता है, ठीक है। अब तुम्हें पता भाई, इंजीनियर मार्क्स लाने से मतलब था उस समय तो, ठीक है। तो आपको बस अभी ये चीज समझ आनी चाहिए कि आज रेस्ट पर रखो या तेजी से ले जाओ, चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता। मास, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारी चीजें वेरी हमारे पास करती है, ठीक है। हाँ ओके, बहुत सही, नो पंगा। ओके बेटा, देयर इज अ प्रूफ ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। बट वट एवर इज रिक्वायर्ड वी विल स्टडी इन आवर क्लास, ओके। जो भी चीज हमें रिक्वायरमेंट होगी वही पढ़ेंगे, ओके। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में ये भी आपको याद रखना है, अगर चार्ज रुका हुआ है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आने वाला उसमें है, ऑल्दो नहीं भी पढ़ोगे तो कोई पंगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर चार्जेस रेस्ट में, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें हम लोग डील करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स, चार्जेस एट रेस्ट, अगर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, कोई भी अगर चार्ज रुका हुआ है तो उसके साथ सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो अभी हम लोग देखेंगे भी। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करेगा चार्ज, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो करंट बनाएगा, याद रखना, ठीक है। तब वो करंट बनाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और इसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड, तो ये एक रेडिएशन से निकालता है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EM वेव्स। ये भी आपका एक चैप्टर है। और इसके बाद आप लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, लाइट, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। उसमें चार्ज जब स्पीड अप या तो स्पीड करेगा या स्लो डाउन करेगा तो उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं, उन रेडिएशंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। हाँ, स्टॉप दिस सेशन भैया, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जज आ गए, उन्होंने ठक 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 स्टॉप दिस सेशन बोल दिया है। समझो मैं क्या कह रहा हूं, ये कहने का मतलब क्या है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रुका हुआ है, रेस्ट पर है, तो प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके अंदर से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ये होती क्या है आगे पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज चलना स्टार्ट कर दे कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, इधर चले या इधर चले फर्क नहीं पड़ता, तो डेवलप्स करंट, ये करंट बनाना स्टार्ट कर देंगे और इस करंट की वजह से एक अलग से इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है। तो एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड कब बनाता है ये आपको पता होना चाहिए। चार्ज मैग्नेटिक फील्ड तब बनाएगा जब वो चल रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों इसके पास होती है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों। थर्ड, अगर वही चार्ज एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड मींस एक्सेलरेशन है, स्पीड चेंज करेगी, तब इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं।
इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती है। अब ये चीज कई बच्चों को पंगा दे रही होगी, ठीक है। क्लास का ड्यूरेशन बेटा 1 hour 45 मिनट्स का, 5 मिनट और बचे, बस ध्यान से सुन लो, ये लास्ट टॉपिक, इसके बाद पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। अच्छा, अरे होएगा भैया केमिस्ट्री का क्लास, हम थोड़ा ना ले लेंगे केमिस्ट्री। इलेक्ट्रॉन पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम बनाना बांट पढ़ा देंगे। आइए, आपने केमिस्ट्री में अब केमिस्ट्री का ही टॉपिक लेना था, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में ये थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, मैं मानता हूं आप बहुत तेज नहीं है, ठीक है, गधाए हैं, लेकिन ये भी मानते हैं हम कि आप गधाए मैक्स प्रो लेवल तो नहीं है, ठीक है। तो आपने हाइड्रोजन, उसमें स्पेक्ट्रा, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री, लास्ट बता दीजिए क्या आपने ये बात पढ़ी है, हाँ या ना? क्या आपने ये बात पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन जब डीएक्साइट होता था तो n=1 में लाइमन, n=2 में बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री, हाँ या ना? बोलिए। हाँ, शुक्र है। चलिए, आप कम से कम गधा मैक्स प्रो लेवल 2 तो नहीं है, गधा ही है बस। खुशी मनाइए। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां आता है ना, यहां से यहां आता है, तो इसमें से रेडिएशंस निकलती हैं। और आपने पढ़ी है, लाइमन सीरीज जब होती थी तो अल्ट्रा वायलेट, बाल्मर, थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है अंधेरे में से, विजिबल स्पेक्ट्रा, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री, तो ये इंफ्रारेड में, ये सारे के सारे, क्या आपको याद नहीं आ रहा है कि एक रेडिएशन का पैटर्न होता था, कॉस्मिक, गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है चच्चा। और ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से डीएक्साइट होकर दूसरे लेवल पर आता है तो स्पीड अप होता है। आपको वेलोसिटी पता होगी, v0 into z/n। जैसे जैसे शेल चेंज करेगा वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा, अगर एक्सेलरेशन है तो उसमें से रेडिएशन निकलती है। वही तो पढ़ा के निकल गए, आपने दिमाग ही नहीं लगाया। तो वही तो हम बता रहे हैं, जब स्पीड चेंज होती है तो उसमें से रेडिएशन निकलता है, उनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। बस यही तो लिखा, छोटा सा निन्नू पिन्नू सा बात है, जबरदस्ती खींच पड़ा है, सिंपल, ठीक है। तो आज आपको शॉर्ट नोट्स अपने कंप्लीट करने हैं। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, कैसे चार्ज को बनाना है, फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। आज की क्लास नो होमवर्क, आज की क्लास नो होमवर्क, ओके। बोलो भाई, बल्ले बल्ले, अंडरपंडर्स इन द चैट, बोलो बल्ले बल्ले अगर आपको आज समझ आ गया, ठीक है। देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा अब आपको पूरा घर जाके एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत पता है ना। हाँ, होता था फॉर्मूला v=v0 into z/n, मींस हर शेल की स्पीड अलग है, जब वो चेंज करेगा तो स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज हुआ तभी तो रेडिएशन निकली चच्चा। बस इतना समझ ले, आगे बढ़ लियो, बल्ले बल्ले। बहुत सही, बहुत सही भाई, बहुत सही, ठीक है। स्टोरी का टाइम तो नहीं बचा है, लेकिन कल हम आपको जरूर स्टोरी बताएंगे। हम आपको भूमिका बता दे रहे हैं, भूमिका मतलब प्लॉट बता देते हैं कि जो लक्ष्य जेईई वर्सेस लक्ष्य नीट हुआ था, ठीक है, तो उसमें इवेंट होना था, तो बुल राइडिंग थी। तो जैसे ही हम उस पर बैठे तो लोग बोलने लग गए, कह रहे देखो भैया, भैंसे पे भैंसा बैठा है, ठीक है। तो हमको बड़ा इज्जत पे आ गया बात, तो हम पकड़ लिए भैंसे को कि चलो कम से कम भैंसे पे बैठने का ही इनाम है, ठीक है। और उस इवेंट से पहले क्या हो रहा था ना, तो गर्मी तो थी, हम च्युइंगम चबा रहे थे, ठीक है। तो हैप्पीडेंट किसी के पास पड़ी थी, तो मैं था, सचिन सर थे, एमआर सर थे, तो हम लोग सारे मतलब उस बुल को देख रहे थे, भैया इस पे चढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो हैप्पीडेंट खा रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो हमारी जब बारी आई, अब ध्यान से देखना उस वीडियो में क्या है, जब वो वीडियो में बुल गोल घूम के रुकता है, जब मैं गिरता हूं तो सभी टीचर्स का रिएक्शन देख रहा, और ऐसे करके फिर कट जाता है वीडियो। क्योंकि हुआ क्या था ना, हम तो बैठ गए थे और हमारे अंदर था भैया लक्ष्य जेईई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, लक्ष्य जेईई जीतेगा। तो अंदर खून में बहुत गर्मी था, हम तो बैठ गए चिपक के बड़े वाले सांड पे, ठीक है। सब हंस रहे हैं, अब हमें क्या पता था हम इतना ऐसे दिख रहे हैं, हमको तो लगा चलो ठीक है, हम बैठे रहे। वो गोल गोल घुमा और उसको दिखाया बहुत छोटा, बहुत बेइज्जत हुआ है, बहुत बेइज्जत हुआ है। वो छोटी देर के लिए दिखा, हम काफी देर तक बैठे रहे उस पर, ठीक है, क्योंकि अब वो वीडियो छोटा कर दिए तो हमारा इज्जत वहीं पे कम हो गया।
अरे टाइम का इवेंट है तो टाइम तो बढ़ा के दिखाइए, थोड़ा सा 5-6 राउंड रिपीट में लगा देंगे तो बच्चा तो ये बोलेगा ना कि चले हार गए लेकिन राजवंश सर बैठे तो कम से कम 2 मिनट है, उसका टाइम कम कर दिए, इज्जत वहीं आधा मटमैली हो गई हमारी। और फिर हुआ क्या, हम काफी देर तक डटे रहे, लेकिन जब वो रोक, अब क्या हुआ कि वो कई बार हमें गिराने की कोशिश किया तो हम बार बार रोक ले रहे थे, तो उसका ईगो हर्ट हो गया जो चला रहा था वो टुकटुकी से। तो जब उसने गिराया ना तो वो सांड का मुंह ऐसा नहीं था, जैसे सांड था तो सांड का मुंह ऐसा नहीं था, सांड का मुंह टेढ़ा था। तो जब हम गिरे तो हम सांड के मुंह से फटाक से ऐसे लगे, तो आधे उसमें 2 गुट बन गए, उसमें 2 गुट बन गए, एक गुट बन गया टीचरों का, एक गुट बन गया वहां के मैनेजमेंट का। उनको लगा सांड तोड़ दिया ये हमारा, अब उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो सांड का मुंह पहले से ही टेढ़ा था, तो हमारा मुंह लगा तो वो अरे भैया हमारा सांड का मुंह तोड़ दिया, पैसा दीजिए। अलग सर से पैसा मांगने लग गए वो सब, दबोच लिया अलग सर पर, भैया हमारा सांड, ये आपका सांड हमारा सांड तोड़ दिया, ठीक है। और हमारे टीचर हमें देख रहे हैं, हमारे नाक से खून आ रहा है, मुंह से खून, ये वाला ना ऐसे हनुमान जी की टाइप आगे निकल गया था हमारा, ठीक है, ऐसा हो गया और सुन हो गया था। मेरे को लगा कि, और क्या हुआ कि जैसे वो सांड में लगा तो खून तो सांड के मुंह पे लगा। मैंने कहा भाई मैंने तो लोहे में से खून निकाल दिया, बड़ा तगड़ा हूं मैं, है। और जब वो सुन हो गया, मैंने कहा सुन क्यों हो गया, जब फोटो जब कैमरे में दिखाया तो भाई साहब ऐसा मुंह हो रहा बिल्कुल, ठीक है, नाक इतनी मोटी सी हो गई, यहां तक पहुंच गई थी मेरी नाक, ऐसे निकल के ऐसे, आंखें ऐसे हो गई, नाक के 2 छेद इतने बड़े बड़े और होठ ऐसे बड़े से आ गए थे ऐसे। मैंने कहा भाई ये तो थोपड़ा ही बिगड़ गया हमारा, ये सांड का खून नहीं है, ये तो हमारा खून है, बड़ा बड़ा हुआ। और मजे की बात, होठ इतने मोटे मोटे हो गए, ठीक है, खूनम खून हो गया। अब क्या हुआ कि मैं बैठ गया तो ऋषभ सर ने मेरी नाक पकड़ ली क्योंकि नाक में चोट आ गई थी। तो जो हम हैप्पीडेंट खा रहे थे ना, वो हैप्पीडेंट पहले कहीं से गिर गई थी, किसी ने खाई होगी, किसी ने फेंक दी, ठीक है, हैप्पीडेंट गिर गई। अब टेंशन में मैंने देखा यार ये 2 सफेद सफेद से ना ऐसे कुछ पड़े हैं। तो आप सोचो कि मेरे दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहला थॉट क्या आएगा, ऐसे ऐसे 2 सफेद सफेद से पड़े और खून तो निकल ही रहा था, ठीक है, तो यहां पे ऐसे ब्लड भी लग गया उस पे। तो मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आएगा, बताओ भाई, बताओ जरा, देखे कौन गैस मारेगा। हाँ एक ने पकड़ लिया, दांत। अब वो था तो हैप्पीडेंट, ठीक है भाई, मैंने को मेरे 2 दांत, मैं तो बोल तो पाई नहीं रहा था, मेरे को लगा मेरे आगे के 2 दांत टूट गए, ठीक है। अब सारे लोग परेशान कि भाई राजवंत के 2 दांत गए आगे के। फिर थोड़ा तो देखा तो 2 और हैप्पीडेंट निकले, करे नीचे के भी 2 गए, ठीक है, 4 हैप्पीडेंट मिले, किसी ने 2 पैकेट फाड़ के फेंक दिए होंगे, ठीक है। तो सचिन सर ने थैली में वो 4 हैप्पीडेंट रख ली खून के साथ कि लगवा देंगे बाद में, ठीक है। अब हम डॉक्टर के पास गए, सारे के सारे इकट्ठे हो गए, इवेंट रोकना पड़ा, तभी तो बाद में एमआर सर चढ़ी नहीं उस पे, क्योंकि देखा तो भैया तो बड़ा खूनखार मामला है, लग जाएगी चोट। तो डॉक्टर के पास गए तो भाई देखो फिजिक्स वाला के सारे टीचर एक से बढ़कर एक है। मैं तो जाके लेट गया, मैंने कहा, और मैं कह रहा हूँ भैया हमारा ठीक कर दो, हमारी थर्सडे क्लास है, ठीक है। वो कह रहे भैया पहले चुप रहे हो तुम, ठीक है। फिर इतना सारा खून वून साफ करा तो सचिन सर पीछे से आया कि सर इनके ना 4 दांत और लगाने हैं। ये नहीं बोला टूट गए, कह रहे 4 दांत और लगाने हैं। डॉक्टर कह रहा है यार दांत टूट गए, तो उसने सचिन सर को तो वो थैली पकड़ ली और सचिन सर को भेज दिया। तो वो देख रहे कि दांत उसने उठाया तो कह रहे दांत तो सारे, 4 दांत कहां से लेके आया है इंसान। तो बुलाया कि भाई इधर आओ, क्या लेके आए हो ये है। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमें वहीं पे गिरे पड़े मिले जहां सर मिले। बाद में पता लगा डॉक्टर ने कहा भैया ये दांतों से चबाने वाली च्युइंगम है, इसको थोड़ा ना दांत में लगा दूंगा, हैप्पीडेंट है ये, ठीक है। हाँ फिर भाई साहब डॉक्टर ने भगाया उनका कि भाई हट, हैप्पीडेंट लगवा रहा है दांत में। ठीक है। तो फिर मेरे को भी थोड़ी जान में जान आई, क्योंकि मेरे को तो फील ही नहीं हो रहा था कि दांत है भी या नहीं, ठीक है, जीभ भी फूल गई, ठीक है। फिर हुआ क्या, फिर बाद में डॉक्टर ने सब कुछ इलाज कर दिया, फिर बस। लेकिन फिर जब हम घर पे बताया, हमने ये नहीं बताया नाक कट गई हमारी, हमने कहा पापा नाक टूटी है। पापा कह रहे ये हुई ना बात, हरियाणा का लौंडा, नाक नहीं कटने देंगे, नाक भले ही टूट जाए। ठीक है। तो ये थी वो कहानी हमारी उस दिन की। फिर हमने थोड़ा सा वो करा, अभी नाक में मेरा फ्रैक्चर है इसलिए मैं ज्यादा तेज बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, नाक में फ्रैक्चर है अभी, ओके।
और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा थी। अरे फेक स्टोरी नहीं है, रियल स्टोरी है, पूछ लेना किसी भी सर से, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर का मसाला लगा दिए तो फेक थोड़ा ना हो गया। तुम्हें अगर विश्वास नहीं होता जाके उस वीडियो में देखिएगा और रिएक्शन देखिएगा टीचर्स का, पता लग जाएगा, ठीक है। हाँ तो हम चलते हैं, हमने आपका आज थोड़ा सा मनोरंजन भी कर दिया है, ओके। और जीते हम ही थे, जीते हम ही थे। लक्ष्य जय जिंदाबाद। देखा, खून बहा दे बेटा, खून की आहुति दी है, ढंग से पढ़ लेना। हाँ पूरा मतलब ये देख ले भाई, तिलक लगा के भेज रहा हूं तुम्हें, ठीक है। हाँ नाक से निकला हुआ खून के तिलक है, ढंग से पढ़ लेना बेटा, पूरे साल खून की आहुति दे चुका हूं मैं तुम्हारे लिए। हाँ ओके चलो, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो होगी कल, और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर।